Hello students, I am Sudhanshu and welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा, तो स्टार्टिंग के जो हमारे 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात कि हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स को बाय कर सकते हो। तो नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एंड बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 का रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में अनुसंधान के तरीके, जो कि हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि डीएसई का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन समझना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक हम एक करेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो राजनीतिक जांच है यानी कि पॉलिटिकल इंक्वायरी का अर्थ क्या है। इसी के साथ साथ हमें बताना है कि जो राजनीतिक जांच है इसका इंपॉर्टेंस क्या है राजनीति के अध्ययन में, यानी कि इसके अर्थ और इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। और इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक परीक्षण यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल इंक्वायरी है वो आखिर है क्या, और राजनीतिक विश्लेषण में इसकी भूमिका और इसके महत्व के बारे में बताना है। यानी कि हमें बताना है कि ये हमारी राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार को समझने में कैसे सहायता करती है और इसकी सीमाएं क्या है। तो ओवरऑल इस आंसर में आपको राजनीति जांच का अर्थ और स्वरूप, वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार और तथ्यों का विश्लेषण, राजनीति के अध्ययन में इसका महत्व और लोकतंत्र और नीति निर्माण में इसकी भूमिका, तो इन सभी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आंसर नंबर फर्स्ट की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो राजनीतिक जांच है यानी कि जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है वो आखिर है क्या। तो भाई, ये हमारी जो राजनीति विज्ञान होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, उसमें राजनीतिक जांच एक महत्वपूर्ण और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई इसके माध्यम से हम राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं, व्यवहारों और नीतियों का जो व्यवस्थित अध्ययन है उसको करते हैं। यानी कि जो राजनीतिक जांच है वो केवल विचारों या कल्पनाओं पर ही आधारित नहीं है, बल्कि वो हमारे तथ्य, प्रमाण और विश्लेषण पर भी आधारित होता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है राजनीति की वास्तविकता को समझना और राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजना। तो भाई, इसी कारण से जो राजनीतिक जांच है यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल इंक्वायरी है उसको आधुनिक राजनीति
विज्ञान की आधारभूत प्रक्रिया भी माना जाता है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि राजनीतिक जांच आखिर होती क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक जांच का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट, जो राजनीतिक जांच है वो हमारी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो राजनीति से जुड़े तथ्य होते हैं, चाहे वो संस्था हो गई, चाहे कोई व्यवहार हो गया, तो उन सभी तथ्यों का एक व्यवस्थित अध्ययन हमारी राजनीतिक जांच में किया जाता है। तो भाई इसमें ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इन सभी का उपयोग किया जाता है। और ये केवल कल्पना पर आधारित ही नहीं होती, बल्कि जो वास्तविक परिणाम है उनके आधार पर ये निष्कर्ष निकालती है, जिससे कि इसके जो निष्कर्ष होते हैं वे अधिक ट्रस्टेड और अधिक विश्वसनीय बनते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, अगर कोई रिसर्चर चुनाव परिणामों का अध्ययन करके वोटर बिहेवियर को समझे, तो ये हमारी एक राजनीतिक जांच का ही उदाहरण होगा। तो राजनीतिक जांच जो होगी वो राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप भी प्रदान करती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है तथ्यों पर आधारित विश्लेषण को लेकर। तो भाई राजनीतिक जांच में जो राजनीतिक घटनाओं है उनका जो अध्ययन है वो वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तो जो शोधकर्ता होगा वो उपलब्ध सूचनाओं, डेटा, प्रमाणों, इन सभी का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है, और इससे जो अध्ययन है वो और ज्यादा हमारा वस्तुनिष्ठ यानी कि और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, सरकार की किसी पॉलिसी का जो प्रभाव है वो सर्वेस और रिपोर्ट के माध्यम से मापा जाता है। यानी कि जो राजनीति अध्ययन है वो तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। तो भाई राजनीति जांच के माध्यम से जो नागरिक है, जो नेता है और जो संस्थाएं है, इन सभी का यानी कि जो हमारे राजनीति से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उन सभी के व्यवहार का अध्ययन हमारी राजनीतिक जांच में किया जाता है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो लोग हैं वे मतदान क्यों करते हैं, राजनीतिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं और जनता की सोच कैसे बदलती है। जैसे कि आप देखिए, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान वोटर्स की पसंद का अध्ययन पॉलिटिकल इंक्वायरी का एक हिस्सा है। तो जो राजनीतिक जांच है वो हमारे राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता करती है, इसीलिए ये हमारे एक व्यवहारवादी अध्ययन के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है समस्या समाधान की प्रक्रिया को लेकर। तो भाई राजनीति जांच का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो केवल अध्ययन करना ही नहीं, बल्कि जो हमारी राजनीतिक समस्या है उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन करना भी होता है। तो ये हमारी नीति निर्माण, शासन व्यवस्था, इन सभी को बेहतर बनाने में सहायता करती है। जैसे कि आप देखें, अगर किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो तो उसके कारणों का अध्ययन करके हम सुधारात्मक पॉलिसीज को भी बना सकते हैं। तो राजनीतिक जांच जो है वो हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रदान करता है और इसीलिए इसे एक उपयोगी प्रक्रिया भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है तार्किक और क्रमबद्ध अध्ययन को लेकर। तो भाई पॉलिटिकल इंक्वायरी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि समस्या की पहचान, उसके बाद डेटा संग्रह और निष्कर्ष, ये जो चरण है ये शामिल होते हैं। तो इससे जो हमारा रिसर्च है वो और अधिक स्पष्ट बनता है और अधिक वैज्ञानिक बनता है। तो जैसे कि आप देखिए, किसी रिसर्च प्रोडक्ट में पहले हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया जाता है। तो राजनीतिक जांच जो है वो एक क्रमबद्ध और तार्किक प्रक्रिया भी माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बहुविषयक दृष्टिकोण को लेकर। तो भाई राजनीतिक जांच में केवल राजनीतिक विज्ञान ही नहीं, बल्कि जो हमारा समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, इन सभी सब्जेक्ट का भी उपयोग किया जाता है। तो इससे जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसको हम व्यापक स्तर पर समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देखें, गरीबी और बेरोजगारी का जो राजनीतिक प्रभाव है उसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी दोनों का सहायता ली जाती है। यानी कि जो राजनीतिक जांच है वो बहुविषयक अध्ययन को बढ़ावा देता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राजनीतिक जांच का अर्थ और उसका स्वरूप समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक जांच के महत्व को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंस यानी कि इसके महत्व के बारे में। तो सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को लेकर। तो भाई जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है वो राजनीति के अध्ययन को एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। वो जो दृष्टिकोण होता है वो हमारा बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक होता है।
क्यों? क्योंकि भाई यही हमारा तथ्यों, प्रमाणों और तर्क पर आधारित अध्ययन को बढ़ावा देती है। तो जैसे कि आप देखें, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में सर्वेज और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग इसी कारण से बढ़ा है। तो जो राजनीतिक जांच है वो राजनीति को एक वैज्ञानिक विषय भी बनाती है। सेकंड जो महत्व आता है वो आता है वस्तुनिष्ठ विश्लेषण का। तो भाई इसी प्रक्रिया के माध्यम से जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका एक निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। तो रिसर्चर जो होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वे व्यक्तिगत विचारों से दूर रहकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप देखें, इलेक्शन एनालिसिस में केवल पर्सनल ओपिनियन ही नहीं बल्कि जो एक्चुअल वोटिंग डेटा है उसका भी उपयोग किया जाता है। यानी कि वस्तुनिष्ठता राजनीतिक अध्ययन को और ज्यादा विश्वसनीय भी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नीति निर्माण में सहायता। तो भाई जो हमारी राजनीतिक जांच है ये हमारी नीति निर्माण में भी सहायता करती है। कैसे? क्योंकि ये हमारे सरकार को एक करेक्ट डिसीजन यानी कि एक करेक्ट डिसीजन लेने में भी सहायता करती है। तो ये पॉलिसी के प्रभाव का अध्ययन करके एक बेहतर गवर्नेंस, एक बेहतर नीति निर्माण के रूप में एक सहायता करती है। जैसे कि आप देखें, एजुकेशन पॉलिसी लागू करने से पहले जो सर्वे और पब्लिक ओपिनियन है इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी बेहतर पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करती है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है राजनीतिक समस्याओं के समाधान को लेकर। तो भाई पॉलिटिकल इंक्वायरी जो होती है वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का अध्ययन करती है। तो इसी के माध्यम से जो समाधान है उसके लिए फिर सुझाव भी दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, क्राइम रेट बढ़ने पर जो उसके सामाजिक और राजनीतिक कारण है उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो जो राजनीतिक जांच है वो हमारे समाज के सुधार में और समाज के विकास में भी सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है लोकतंत्र को मजबूत करना। तो भाई राजनीतिक जांच नागरिकों के जो राजनीतिक व्यवहार है और जो जागरूकता है उसको समझने में भी सहायता करती है। तो इससे जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम है वो और ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे कि आप देखिए, ओपिनियन पोल्स और वोटर अवेयरनेस स्टडीज हमारे लोकतंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होती है। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत बनाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो महत्व आता है वो आता है तुलनात्मक अध्ययन में उपयोग को लेकर। तो भाई इस पद्धति से जो विभिन्न देश और राजनीतिक प्रणाली है उन सभी की तुलना की जाती है। इससे जो बेहतर शासन मॉडल है वो हमें मिलता है। तो जैसे कि आप देखिए, इंडिया और यूके की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी तुलना कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंक्वायरी का एक उदाहरण माना जाता है। तो जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हमारे राजनीतिक विश्लेषण को और ज्यादा व्यापक भी बनाता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक जांच का महत्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारी कुछ सीमाएं यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर आता है। तो सबसे पहली जो सीमा आती है वो आती है जटिलता की समस्या। तो भाई जो राजनीतिक घटनाएं होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए अगर हम उनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, जिस कारण से जो हमारे निष्कर्ष है वे सीमित रह जाते हैं। तो जैसे कि आप देखिए कि लोग किसी पार्टी को वोट क्यों देते हैं, तो इसका केवल एक कारण तय करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। यानी कि राजनीतिक वास्तविकता अत्यधिक जटिल होती है। सेकंड जो सीमा आती है वो आती है निष्पक्षता में कठिनाइयों को लेकर। तो भाई पूरी तरीके से निष्पक्ष रहना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारे रिसर्चर होते हैं उनके व्यक्तिगत विचार अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कई बार रिसर्च कंक्लूजन को भी प्रभावित कर सकती है। यानी कि पूर्ण ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करना भी कठिन होता है। नेक्स्ट जो समस्या आती है वो आती है डेटा की समस्या। तो भाई जो हमारा सही और पर्याप्त डेटा है वो भी आसानी से नहीं मिलता। कई बार जो जानकारी है वो हमें या तो अधूरी मिल जाती है या फिर गलत मिल जाती है। तो जैसे कि आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी सिटी में किसी भी जगह पर सर्वे करने गए तो उस सर्वे में लोग कई बार सही उत्तर नहीं देते। यानी कि डेटा लिमिटेशंस रिसर्च को प्रभावित कर सकती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सीमाएं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जांच है ये हमें राजनीतिक घटनाओं, व्यवहारों और नीतियों का एक
वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित अध्ययन कराती है, और इससे जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसको व्यवहारिक और अधिक विश्वसनीय भी बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें हमारी बहुत सारी सीमाएं हैं, जैसे कि आप देखें जटिलता, डेटा संबंधी सीमाएं, लेकिन फिर भी जो हमारा राजनीतिक अध्ययन है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा मात्रात्मक दृष्टिकोण है यानी कि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है उसमें ज्ञान मीमांसा बहस यानी कि एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट क्या है। तो हमें बताना है यहाँ पर ज्ञान मीमांसा बहस के बारे में कि वो क्या है, कैसे काम करती है, और इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप मात्रात्मक दृष्टिकोण की ज्ञाननिगांगा संबंधी बहस का वर्णन करें। यानी कि यहाँ पर आपको ज्ञान मीमांसा बहस के बारे में ही बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ज्ञान प्राप्त करने के बारे में इस दृष्टिकोण की क्या मान्यताएं है, इसके समर्थकों और आलोचकों के बीच कौन कौन से विवाद है। इसी के साथ साथ आपको इस आंसर का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है यानी कि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो आखिर होती क्या है। तो भाई ये हमारी एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें कि संख्या, आंकड़े और सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और मापनीय ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन भाई जो अगर हम बात करें हमारे ज्ञान मीमांसा के बारे में, तो जो ज्ञान मीमांसा है उसके संदर्भ में ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त होता है और वह कितना विश्वसनीय होता है। यानी कि ये केवल आंकड़ों के माध्यम से वास्तविकता को पूरी तरीके से समझा जा सकता है या नहीं। तो इसी कारण से जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है उसके समर्थकों और आलोचकों के बीच महत्वपूर्ण बहस हमें देखने को मिलती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि जो मात्रात्मक दृष्टिकोण होता है वो आखिर होता क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मुख्य भाग का यानी कि मेन बॉडी का। तो भाई मेन बॉडी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मात्रात्मक दृष्टिकोण और ज्ञान मीमांसा की बहस को लेकर। यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में जो डिबेट है, जो बहस है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बहस है अनुभववाद पर आधारित दृष्टिकोण। तो भाई जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है वो हमारा अनुभव भाव पर आधारित है। तो भाई इसके अनुसार जो ज्ञान है वो केवल अनुभव, अवलोकन और प्रमाणों से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें तथ्यों को मापा और फिर उनको परीक्षण भी किया जाता है। तो जैसे कि आप देखें अगर किसी इलेक्शन सर्वे में लोगों के वोटिंग पैटर्न का स्टैटिकल एनालिसिस किया जाए तो ये हमारा अनुभवजन्य और मात्रात्मक अध्ययन कहलाएगा। यानी कि जो ज्ञान अनुभव होता है वो हमारा जो ज्ञान होता है वो अनुभव और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, और यही हमारे ज्ञान मीमांसा आधार का एक प्रमुख पक्ष भी है। सेकंड जो बहस का कारण आता है वो आता है वस्तुनिष्ठता के दावे को लेकर। तो भाई मात्रात्मक दृष्टिकोण का यह भी मानना है कि जो ज्ञान है वो व्यक्तिगत विचारों से मुक्त होना चाहिए। यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होना चाहिए। इसमें आंकड़े, गणना और स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही जो रिजल्ट है उसको निकाला जाए। तो भाई इससे जो हमारी निष्पक्षता है वो भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो आलोचक है वे कहते हैं कि ये पूरी तरीके से संभव नहीं है, इसीलिए ये हमारे एक महत्वपूर्ण बहस के रूप में भी देखा जाता है। तो जैसे कि आप देखें पब्लिक ओपिनियन पोल्स में न्यूमेरिकल डेटा के आधार पर पॉलिटिकल ट्रेंड्स का अध्ययन किया जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑब्जेक्टिविटी पर भी जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैज्ञानिकता और सत्यापन को लेकर। तो भाई ये जो हमारा दृष्टिकोण है इसमें ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जाता है। तो जैसे कि आप देखें इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिकल एनालिसिस और वेरिफिकेशन, इन सभी का यूज किया जाता है, जिससे कि जो हमारा विश्वसनीयता है वो और ज्यादा बढ़ती है। यानी कि ज्ञान मीमांसा के अनुसार ही हम सत्य के निकट पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए किसी पॉलिसी के प्रभाव को सर्वे डेटा के माध्यम से वेरीफाई करना हमारे क्वांटिटेटिव मेथड का ही एक हिस्सा है। तो वैज्ञानिक परीक्षण रिसर्च को और अधिक विश्वसनीय भी बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मापन की समस्या को लेकर।
तो भाई मात्रात्मक दृष्टिकोण में जो सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं हैं उनको संख्याओं में बदलने की प्रयास किया जाता है। लेकिन भाई सभी जो मानवीय भावनाएं हैं और जो विचार है वे पूरी तरीके से मापे नहीं जा सकते। जैसे कि आप देखिए फियर, ट्रस्ट या पॉलिटिकल इमोशंस को नंबर्स में पूरी तरीके से व्यक्त करना कठिन होता है। तो हर मानवीय अनुभव को मापना संभव नहीं होता, यही हमारे ज्ञान मीमांसा सीमाएं भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है न्यूनीकरणवाद को लेकर। तो भाई जो हमारे आलोचक है वे कहते हैं कि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो जटिल सामाजिक वस्तुत्व को केवल आंकड़ों तक सीमित रख कर देता है, यानी कि इसमें जो वास्तविकता है उसको नहीं दिखाया जाता। जैसे कि आप देखिए केवल वोटिंग परसेंटेज देखकर वोटर की वास्तविक सोच को पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता, यानी कि अत्यधिक संख्यात्मकता वास्तविकता को सीमित कर सकती है और यही हमारे बहस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्यकरण की प्रवृत्ति को लेकर। तो भाई इस दृष्टिकोण का जो ऑब्जेक्टिव है वो है सामान्य नियम और सिद्धांत बनाना। तो जो लार्ज डेटा सेट्स है उसके आधार पर हम एक बहुत ही बड़ा निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन कभी कभी स्थानीय परिस्थितियों को इसमें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो एक देश के जो सर्वे है वे हमारे दूसरे देश पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकते, यानी कि जनरलाइजेशन हमेशा हर परिस्थिति पर लागू नहीं होता। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने मात्रात्मक दृष्टिकोण और ज्ञान मीमांसा की बहस समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ज्ञान मीमांसा बहस के प्रमुख आयाम को लेकर। तो सबसे पहला जो आयाम आता है स्टूडेंट वो आता है वस्तुनिष्ठ बनाम विषयपरक ज्ञान को लेकर। तो भाई एक पक्ष तो मानता है कि जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ पर ये कहता है कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें सब्जेक्टिविटी हमेशा मौजूद होती है, यानी कि विषय परकता उसमें जरूरी होती है। तो भाई व्यक्ति के जो अनुभव, उनके जो मूल्य और उनके जो दृष्टिकोण है ये सभी हमारे नॉलेज यानी कि हमारे ज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो दो रिसर्चर एक ही पॉलिटिकल इवेंट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यही हमारा इसका एक उदाहरण भी माना जाता है। यानी कि जो पूर्ण ऑब्जेक्टिविटी है उस सामाजिक विज्ञान में कठिन मानी जाती है। सेकंड जो आयाम आता है वो आता है वैज्ञानिक बनाम व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का। तो भाई जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो साइंटिफिक मेजरमेंट पर जोर देता है, यानी कि वैज्ञानिक माप पर जोर देता है, लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच है यानी कि जो गुणात्मक दृष्टिकोण है वो हमारा अर्थ और व्याख्या को महत्व देता है। तो यही दोनों अप्रोचेस के बीच एक मुख्य हमारी ज्ञान मीमांसा डिबेट भी बन चुकी है। जैसे कि आप देखिए इलेक्शन रिजल्ट का न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जबकि वोटर्स की फीलिंग को इंटरव्यूज से समझना क्वालिटेटिव अप्रोच है। यानी कि जो साइंस और इंटरप्रेशन है ये दोनों ही सोशल रिसर्च में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सत्य की प्रकृति को लेकर। तो भाई एक दृष्टिकोण तो मानता है कि जो सत्य है वो मापनीय होता है और निश्चित होता है, लेकिन यहीं पर जो हमारा दूसरा दृष्टिकोण आता है वो कहता है कि जो सत्य है वो सामाजिक और संदर्भ आधारित होता है। जैसे कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अलग अलग समाज अलग अलग तरीके से देख सकता है। तो जो सत्य है वो हमेशा यूनिवर्सल और फिक्स नहीं होता और इसी वजह से ज्ञान की परिभाषा पर भी मतभेद होता रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कारण और परिणाम का संबंध। तो भाई जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्पष्ट करने पर जोर देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आलोचक आते हैं, वे कहते हैं कि जो मानव है वो समाज मशीन की तरह नहीं चलता, यानी कि जो मानव समाज है वो एक मशीन नहीं है, वो एक इंसान है। तो गरीब और क्राइम के बीच संबंध हो सकता है, लेकिन हर गरीब व्यक्ति क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो सामाजिक घटनाओं को पूरी तरीके से मैकेनिकल रूल से नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा की सीमाओं को लेकर। तो भाई ज्ञान मीमांसा बहस में ये भी प्रश्न उठता है कि जो डेटा है वही हमारे ज्ञान का आधार है, लेकिन भाई यहाँ पर आलोचक जो आते हैं वे कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर भाषा, संस्कृति और अनुभव भी ज्ञान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप देखिए कई कल्चरल वैल्यूज सर्वेस में सही तरीके से कैप्चर नहीं हो पाती, तो डेटा के साथ जो सामाजिक संदर्भ है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक वास्तविकता के निर्माण को लेकर। तो भाई एक दृष्टिकोण तो कहता है कि जो सामाजिक वास्तविकता है वो स्वतंत्र रूप से होती है, लेकिन यहीं पर दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि जो वास्तविकता है वो मानव व्याख्या द्वारा निर्मित होती है।
जैसे कि आप देखिए डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकता है, यानी कि जो सामाजिक वास्तविकता है वही हमारे इंटरप्रेशन से भी प्रभावित होती है। तो यही जो बहस है यही हमारे ज्ञान मीमांसा के केंद्र में भी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ज्ञान मीमांसा बहस के प्रमुख आयाम देखे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी शक्तियां यानी कि इसके सकारात्मक पक्ष के बारे में, तो भाई जो हमारा मात्रात्मक दृष्टिकोण है ये वैज्ञानिकता, मापन और सामान्यकरण की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि ये हमारे बड़े स्तर पर जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, जो राजनीतिक व्यवहार है, उसको समझने में सहायक होता है। जैसे कि आप देखिए इलेक्शन फोरकास्टिंग और सीनियर स्टडीज क्वांटिटी मेथड्स के कारण ही संभव हो पाए है। यानी कि जो क्वांटिटी अप्रोच है वो हमारे रिसर्च को और ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा विश्वसनीय भी बनाती है। अगर हम बात करें इसके निगेटिव पॉइंट यानी कि इसकी कुछ सीमाओं के बारे में, तो भाई यही जो दृष्टिकोण है ये हमारी मानवीय भावनाओं और सामाजिक जटिलता को समझने में असमर्थ साबित होता है। क्योंकि अत्यधिक जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो हमारी जो रियलिटी है उसको बहुत ही ज्यादा सीमित कर देती है। यानी कि केवल नंबर देखकर किसी सोशल मूवमेंट की भावनात्मक शक्ति को नहीं समझा जा सकता। तो जो मानव व्यवहार है वो केवल नंबर्स तक सीमित नहीं है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो मात्रात्मक दृष्टिकोण की ज्ञान मीमांसा बहस है वो हमारा एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें कि वैज्ञानिकता, मापन और ऑब्जेक्टिविटी पर जोर दिया जाता है। लेकिन भाई इसकी कुछ सीमाएं भी है। जैसे कि आप देखें हर समाज को वास्तविकता को केवल नंबर से नहीं समझा जा सकता। इसी वजह से फिर भी जो हमारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है उसमें जो साइंटिफिक एनालिसिस है और जो हमारा आधुनिक समाज विज्ञान में सामाजिक जटिलता को समझना है, इन दोनों के बीच में जो एक संतुलन है, जो हमारा बैलेंस है, वो सबसे अधिक उपयुक्त भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो अनुभवजन्य पद्धति है यानी कि जो इंपेरिकल मेथड है वो आखिर होता क्या है और इसकी विशेषता क्या है, और राजनीति और जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके सामने क्या क्या सीमाएं और क्या क्या चुनौतियां हैं। और इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अनुभवजन्य पद्धति की व्याख्या कीजिए। यानी कि इस पूरे आंसर में आपको अनुभवजन्य पद्धति का अर्थ और स्वरूप, तथ्य और अवलोकन का महत्व और राजनीतिक विज्ञान में इसका उपयोग और इसकी सीमाएं और चुनौतियां, इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो अनुभवजन्य अध्ययन क्या है वो हमें बताना है। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि जो अनुभवजन्य अध्ययन वो है वो आखिर है क्या। तो भाई जो अनुभवजन्य अध्ययन है ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अवलोकन, अनुभव और प्रमाणों के आधार पर रिजल्ट निकालते हैं। तो भाई राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो अनुसंधान का मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो है समाज और राजनीति को, व्यवहार को सही तरीके से समझना। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हमारा अनुभवजन्य पद्धति है यानी कि जो इंपेरिकल मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वही ये जो हमारी पद्धति होती है, ये जो हमारा मेथड है, ये तथ्य, अनुभव, अवलोकन और प्रमाणों पर आधारित होता है। तो इसमें केवल कल्पना या जो आदर्शवादी रूप है वही नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें जो वास्तविक परिस्थिति है, जो हमारी रियल जो व्यवहार है, जो रियल बिहेवियर है, उसको भी समझा जाता है। तो इसी वजह से जो हमारा आज का जो मॉडर्न राजनीति विज्ञान है उसमें अनुभवजन्य पद्धति को और ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा व्यवहारिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण पद्धति भी माना जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो राजनीतिक व्यवहार है और राजनीतिक संस्थाएं है उनका एक वास्तविक अध्ययन संभव हो पाया है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुभवजन्य अध्ययन, अनुभवजन्य पद्धति का अर्थ और स्वरूप को लेकर। यानी कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो अनुभवजन्य पद्धति है या अनुभवजन्य अध्ययन है वो आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले इसको माना जाता है तथ्य आधारित अध्ययन। तो भाई जो अनुभवजन्य पद्धति है ये वास्तविक तथ्य और प्रमाणों पर आधारित होती है। तो भाई इसमें जो शोधकर्ता होता है वो कल्पना या अनुमान की जगह पर वास्तविक जानकारी जो होती है यानी कि जो हमारी रियल इंफॉर्मेशन होती है उनको इंपॉर्टेंस देता है। तो जो शोधकर्ता होगा यानी कि जो हमारा रिसर्चर होगा वो समाज और राजनीति से जो जुड़े तथ्य हो गए उन सभी को पहले एक जगह पर लाएगा, फिर उनका कंक्लूजन निकालता है। तो इसी वजह से इसको हम एक वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर किसी शोधकर्ता को यह जानना हो कि युवक किस राजनीतिक दल को अधिक पसंद करते हैं तो वो लोगों से वास्तविक जानकारी एकत्र करेगा। यानी कि जो अनुभवजन्य पद्धति है वो तथ्य और प्रमाण पर आधारित होती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है अवलोकन के महत्व को लेकर। तो भाई इस पद्धति में जो अवलोकन है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो रिसर्चर होता है वो राजनीति और सामाजिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। तो भाई इसमें जो वास्तविक स्थिति है, लोगों का व्यवहार है, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से समझा जाता है। जैसे कि आप देखें, चुनाव के समय मतदान केंद्रों पर जाकर लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना हमारे एक अवलोकन का उदाहरण है। यानी कि जो अवलोकन है वो हमें वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा संग्रह की प्रक्रिया को लेकर। तो भाई अनुभवजन्य जो अनुसंधान है उसमें विभिन्न माध्यमों से डेटा को एकत्र किया जाता है। जैसे कि आप देखें, हमारा प्रश्नावली आ गया, साक्षात्कार आ गया, सर्वे हो गया। तो इन सभी के माध्यम से जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उन सभी का एनालिसिस करके ही जो निष्कर्ष है उसको निकाला जाता है। तो जैसे कि आप देखें, अगर किसी शहर में लोगों की राजनीतिक सोच जाननी हो तो सर्वे कर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जो डेटा संग्रह है वो हमारे अनुभवजन्य अनुसंधान का एक आधार भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक विज्ञान में उपयोग को लेकर। तो भाई जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि भाई इसका यूज मतदान व्यवहार में, राजनीतिक दल और जनमत के अध्ययन में किया जाता है। और यही हमारी पॉलिटिक्स को और ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा साइंटिफिक भी बनाती है। तो भाई जैसे कि इलेक्शन सर्वे और एग्जिट पोल्स अनुभवजन्य अनुसंधान के ही कुछ प्रमुख उदाहरण है। तो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने में जो हमारी अनुभवजन्य पद्धति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यही हमारे अध्ययन को और ज्यादा व्यवहारिक भी बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वैज्ञानिकता पर बल को लेकर। तो भाई ये जो पद्धति है ये हमारी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें तर्क, परिणाम, निष्पक्षता इन सभी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो केवल तथ्यों के आधार पर ही नहीं बल्कि हमारा जो निष्कर्ष है उसको वास्तविक स्थिति के आधार पर भी निकालता है। मान लो कोई निष्कर्ष स्टैटिस्टिकल डेटा से सिद्ध होता है तो उसे अधिक विश्वसनीय भी माना जाता है। तो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो अनुसंधान को और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है, जिससे कि इसे आधुनिक अनुसंधान की प्रमुख पद्धति के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंध को लेकर। तो भाई जो अनुभवजन्य पद्धति का संबंध है वो हमारे बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण से भी है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे व्यवहारवादी विद्वान है वे कहते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसको वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने राजनीतिक व्यवहार के माध्यम में एम्पिरिकल मेथड का भी उपयोग किया। तो जैसे कि लोग वोट क्यों देते हैं और उनकी राजनीतिक सोच कैसे बनती है, इसका जो अध्ययन है वो बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने ही अनुभवजन्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया है, उसी की वजह से इसको विशेष महत्व मिला है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अनुभवजन्य अध्ययन का अर्थ और उसका स्वरूप समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में अनुभवजन्य पद्धति की चुनौतियां और सीमाओं को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं इसके सामने क्या क्या चुनौती है, क्या क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती आती है वो आती है पूर्ण निष्पक्षता के अभाव को लेकर।
तो भाई जो सामाजिक विज्ञान है उसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई कई बार जो शोधकर्ता के विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, ये सभी हमारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अगर रिसर्चर किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो तो उसके जो निष्कर्ष है वे गलत भी हो सकते हैं, वे प्रभावित हो सकते हैं। तो इससे जो पूर्ण वस्तुनिष्ठता है उसको बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। सेकंड जो चुनौती आती है वो आती है मानवीय व्यवहार की जटिलता को लेकर। तो भाई जो मानव व्यवहार है वो भी कभी स्टेबल नहीं रहता। तो समय और परिस्थिति के अनुसार लोगों की सोच बदलती रहती है, जिससे कि जो स्थायी निष्कर्ष है उसको नहीं निकाला जा सकता। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट दे सकता है। तो मानवीय व्यवहार परिवर्तनशील भी होता है। नेक्स्ट जो चुनौती आती है वो आता है डेटा संग्रह की कठिनाइयों को लेकर। तो भाई सही और विश्वसनीय डेटा प्राप्त करना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई कई बार जो लोग होते हैं वे सर्वेस में, इंटरव्यूज में गलत जानकारी देते हैं या पूरी जानकारी जो होती है उसको साझा नहीं करते। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सर्वे है उसको करना भी बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं वे जागरूक नहीं होते इन चीजों के लिए, तो इसीलिए उनका जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलता है। तो कई लोग पॉलिटिकल सर्वे में अपनी जो वास्तविक पसंद है उसको वे नहीं बताते। तो विश्वसनीय डेटा प्राप्त करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है समय और धन की आवश्यकता को लेकर। तो भाई जो हमारा अनुभवजन्य संधान है इसमें सर्वे, इंटरव्यू, डेटा एनालिसिस, इसमें बहुत ज्यादा टाइम और हमारी मनी लगती है। तो इसीलिए जो छोटे हमारे शोधकर्ता होते हैं उनके लिए ये कठिन हो जाता है। जैसे कि आप देखिए नेशन वाइड इलेक्शन सर्वे करने में बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, और इसी वजह से ये जो पद्धति है ये बहुत ही ज्यादा खर्चीली मानी जाती है। यानी कि ये जो पद्धति है ये समय और धन दोनों की मांग करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नैतिक समस्याओं की, तो भाई जब भी रिसर्च की जाती है तो उसके सामने कई एथिकल प्रॉब्लम भी आती है। जैसे कि आप देखिए कि जो शोधकर्ता होता है उसको लोगों की प्राइवेसी, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसकी कॉन्फिडेंटली का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की निजी राजनीतिक राय सार्वजनिक हो जाए तो ये हमारी नैतिक समस्या भी बन सकती है। यानी कि अनुसंधान में नैतिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भविष्यवाणी की सीमित क्षमता। तो भाई अनुभवजन्य जो अध्ययन है वो हमारे वर्तमान तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है वे लगातार परिवर्तनशील रहती है। तो इसीलिए भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में पूरी तरीके से जो भविष्यवाणी करना है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ओपिनियन पोल्स के बावजूद जो चुनाव परिणाम है वो अलग हो जाते हैं। तो भविष्यवाणी हमेशा सटीक नहीं हो सकती। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अनुभवजन्य पद्धति की चुनौतियां और सीमाएं देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो हमारी अनुभवजन्य पद्धति है ये हमें तथ्य, अवलोकन, डेटा और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान करती है, लेकिन भाई इसमें कई सारी चुनौती भी है, जैसे कि निष्पक्षता, डेटा संग्रह, मानवीय व्यवहार। लेकिन इन सभी के बावजूद भी जो हमारा आज के समय का जो रिसर्च है उसमें ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस पद्धति ने ही हमारे राजनीतिक विज्ञान को और ज्यादा वैज्ञानिक, और ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा वस्तुनिष्ठ बनाने में योगदान दिया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं आपसे जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वे पूछ लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कई बार भी 3 गिववे के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से फ्री नोट्स। तो चलिए अब जो हमारे जो गिववे के क्वेश्चंस है वे मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो हमारा नर वंश विज्ञान है वो हमारा किस प्रकार की सोच पद्धति है। तो नर वंश विज्ञान किस प्रकार की सोच पद्धति है, ये किस प्रकार की शोध पद्धति है, यानी कि किस प्रकार का रिसर्च मेथड है, ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो फील्ड वर्क है वो किस शोध पद्धति की आत्मा माना जाता है, यानी कि जो हमारा फील्ड वर्क है स्टूडेंट वो हमारे
किस रिसर्च मेथड की आत्मा माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एपीए और एमएलए किस प्रकार के हैं, यानी कि जो एपीए और एमएलए है वे किसके प्रकार है ये हमें बताना है, यानी कि एपीए और एमएलए आखिर है क्या ये आपको बताना है। तो यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो यही थे स्टूडेंट हमारे तीनों क्वेश्चन जिनको मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि जो अनुसंधान है उसमें साहित्य समीक्षा के महत्व के बारे में बताना है। तो इसी क्वेश्चन को आपको 2 से 3 तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, पर इसमें आपको बताना है साहित्य समीक्षा लिटरेचर रिव्यू के बारे में, यानी कि जो साहित्य समीक्षा वो क्या होती है, अनुसंधान में इसका क्या महत्व है यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है, और राजनीति विज्ञान अनुसंधान में जो साहित्य समीक्षा है वो क्यों आवश्यक मानी जाती है, और उसको हमें उदाहरण के साथ बताना है। यानी कि ये हमारे शोध को अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक और प्रभावी कैसे बनाती है। यानी कि इस आंसर में आपको बताना है कि साहित्य समीक्षा का अर्थ क्या है, विषय को समझने में इसकी भूमिका क्या है, और राजनीति विज्ञान में इसकी क्या आवश्यकता है। इन सभी टॉपिक को हमें इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट हम समझ लेते हैं कि जो अनुसंधान है वो आखिर होता क्या है। तो भाई रिसर्च हमारा कई जानकारी खोजने की, कोई मान लो हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उस जानकारी को जब भी हम खोजेंगे तो उसकी एक प्रक्रिया रहेगी। तो भाई अनुसंधान केवल नई जानकारी खोजने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो पहले से उपलब्ध ज्ञान को समझकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी है। तो इसी कारण से किसी भी शोध की जो शुरुआत है वो हमारी साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू से की जाती है। तो भाई साहित्य समीक्षा आखिर होती क्या है। तो भाई साहित्य समीक्षा का अर्थ है पुस्तकों, शोध पत्रों, लेखों और पूर्व अध्ययनों का व्यवस्थित अध्ययन करना। तो भाई राजनीति विज्ञान और जो हमारा सामाजिक विज्ञान है इसमें अलग अलग महत्व है, क्योंकि यही हमारे शोधकर्ता को विषय की स्पष्ट समझ, पुराने शोधों की जानकारी और नए शोध की जो पहचान है उसको करने में हमारी सहायता करती है। तो इसीलिए इसको एक सक्सेस जो रिसर्च है उसको उसकी एक आधारशिला भी मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा कि साहित्य समीक्षा आखिर होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो मुख्य भाग में सबसे पहले हम साहित्य समीक्षा के महत्व के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है विषय की स्पष्ट समझ को लेकर। तो भाई साहित्य समीक्षा जो है उसका यूज करके जो रिसर्चर होगा है वो अपने विषय को और गहराई से समझ सकता है। तो वो ये पता कर पाता है कि विषय में कौन कौन से पहलू है और किन बिंदुओं पर जो अध्ययन है वो पहले से हो चुका है और किन क्षेत्रों पर अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। यानी कि इससे जो हमारे रिसर्च की दिशा है वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो मान लो अगर कोई शोधकर्ता लोकतंत्र और चुनाव सुधार पर शोध कर रहा है तो लिटरेचर रिव्यू उसे पुराने विचार और सिद्धांत समझने में मदद करेगा। तो साहित्यिक समीक्षा विषय की स्पष्ट समझ बनाती है, इसीलिए इसको शोध का प्रारंभिक आधार भी माना जाता है। सेकंड जो महत्व आता है वो आता है पूर्व अनुसंधानों की जानकारी को लेकर। तो भाई साहित्य समीक्षा यानी कि जो लिटरेचर रिव्यू है उसकी वजह से जो हमारे रिसर्चर होते हैं उनको पुराने शोध कार्यों की जानकारी मिल जाती है। यानी कि उनको ये पता चल जाता है कि पहले कौन कौन से निष्कर्ष निकाले गए थे, पहले कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई थी और किन किन समस्याओं का उस समय पर यूज किया गया था। यानी कि इससे एक विषय पर दोबारा जो अनावश्यक शोध है उसको करने से बचाव होता है। मान लो अगर किसी विषय पर पहले से पर्याप्त रिसर्च हो चुकी है तो रिसर्चर उसी में नया पर्सपेक्टिव जोड़ सकता है, बल्कि उसको दोबारा करने के बजाय। तो पूर्व अध्ययनों की जो जानकारी है वो हमारे अनुसंधान को, हमारे रिसर्च को और ज्यादा प्रभावी भी बनाती है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है शोध समस्या की पहचान को लेकर। तो भाई लिटरेचर रिव्यू यानी कि जो हमारी शोध समस्या है उसको स्पष्ट करने में ये सहायता करती है। तो भाई शोधकर्ता को इससे ये पता चल जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र अधूरे रह गए, किन विषयों पर कम अध्ययन हुआ है और कहां पर नई जानकारी की आवश्यकता है, और यही प्रक्रिया हमारे एक नई शोध की शुरुआत को बनाती है।
यानी कि अगर किसी ग्रामीण राजनीति पर कम अध्ययन हुआ हो तो रिसर्चर उसी क्षेत्र को रिसर्च प्रॉब्लम बना सकता है। यानी कि जो साहित्यिक समीक्षा है वो नए शोध समस्याओं की पहचान में मदद करती है, इसीलिए इसको अनुसंधान में और ज्यादा उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है परिकल्पना निर्माण में सहायता को लेकर। तो भाई जो अनुसंधान है उसमें परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि भाई जो साहित्यिक समीक्षा है, जो लिटरेचर रिव्यू है, उसकी वजह से जो शोध करता है वो सिद्धांतों और तथ्यों और पूर्व निष्कर्षों का अध्ययन करता है। तो इसी के आधार पर वो एक सही हाइपोथेसिस यानी कि एक सही परिकल्पना को तैयार कर सकता है। जैसे कि आप देखिए कि पुराने अध्ययनों में यह पाया गया हो कि सोशल मीडिया युवाओं की राजनीतिक सोच को प्रभावित करता है, तो रिसर्चर इसी आधार पर हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना को बना सकता है। यानी कि साहित्यिक समीक्षा सही परिकल्पना निर्माण में सहायता करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अनुसंधान पद्धति चुनने में सहायक। तो भाई साहित्यिक समीक्षा से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अन्य शोधकर्ता थे उन्होंने कौन कौन से रिसर्च मेथड का उपयोग किया था। तो इससे रिसर्च को उसकी शोध पद्धति, सर्वे और इंटरव्यू, क्वेश्चनर और डेटा एनालिसिस की जो सही तकनीक है वो भी मिल जाती है। तो अगर किसी विषय पर सर्वे मेथड सफल रही हो तो नया रिसर्चर भी उसी मेथड का उपयोग कर सकता है। यानी कि साहित्यिक समीक्षा सही अनुसंधान पद्धति में भी हमारे लिए मदद करता है, इसीलिए इसका एक व्यवहारिक महत्व भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शोध की विश्वसनीयता को बढ़ाना। तो भाई जब कोई रिसर्चर होता है वो अपने अध्ययन में पुराने विद्वानों के विचार और तथ्यों का यूज करता है तो उसके जो रिसर्च है वो और ज्यादा विश्वसनीय बन जाती है। तो यही हमारे रिसर्च को एक वैज्ञानिक आधार, तार्किकता और प्रामाणिकता प्रदान करती है। जैसे कि किसी प्रसिद्ध स्कॉलर के सिद्धांत को सपोर्ट के रूप में उपयोग करने से जो रिसर्च है वो और ज्यादा मजबूत होती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। यानी कि लिटरेचर रिव्यू अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने साहित्यिक समीक्षा का महत्व समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीति विज्ञान अनुसंधान में साहित्यिक समीक्षा की आवश्यकता को लेकर। तो सबसे पहली जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है राजनीतिक सिद्धांतों की समझ में। यानी कि भाई जो राजनीति विज्ञान है उसमें विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। तो साहित्यिक समीक्षा यानी कि जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है उसी की वजह से जो एक शोधकर्ता है उसको लोकतंत्र, उदारवाद, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे जो सिद्धांत है उनकी स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। तो अगर कोई रिसर्चर मार्क्सिज्म पर शोध कर रहा हो तो उसे पहले मार्क्स और अन्य विद्वानों के विचार पढ़ने होंगे। तो राजनीतिक विद्या सिद्धांतों को समझने में जो साहित्यिक समीक्षा है इसका एक विशेष ही महत्व है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण को लेकर। तो भाई साहित्यिक समीक्षक जो हमारे रिसर्चर होते हैं उनको चुनाव, राजनीतिक दल, जनता और शासन व्यवस्था जैसे विषयों को समझने में भी सहायता करती है। तो इससे जो हमारी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें इलेक्शन स्टडीज के पुराने डेटा को पढ़कर वर्तमान चुनावी प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यानी कि साहित्य समीक्षा राजनीतिक घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उदाहरणों से समझ विकसित करना। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक विज्ञान में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का। तो भाई ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो पूर्व अध्ययनों के जो उदाहरण होते हैं वे किसी भी रिसर्चर को विषय को और रियल रूप में समझने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि आप देखें मानव अधिकार या चुनाव सुधार से जो जुड़े पुराने केस स्टडीज है वे हमारे नए रिसर्च को मजबूत बनाते हैं। यानी कि जो उदाहरण है वही हमारे अनुसंधान को और ज्यादा व्यवहारिक बनाते हैं और इससे जो हमारा साहित्यिक समीक्षा वो और ज्यादा प्रभावी भी बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है निष्पक्ष अध्ययन में सहायता को लेकर। तो भाई साहित्यिक समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू विभिन्न विद्वानों के विचार का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर देती है। तो भाई इससे जो रिसर्चर है वो किसी एक विचारधारा तक कहीं नहीं रहता बल्कि उसको विषय का एक बैलेंस और ऑब्जेक्टिव अध्ययन भी करने को मिलता है। तो लोकतंत्र पर अलग अलग स्कॉलर्स के जो विचार है उसको पढ़ने से एक निष्पक्ष समझ भी विकसित होती है। यानी कि साहित्यिक समीक्षा निष्पक्ष और संतुलित अध्ययन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शोध की पुनरावृत्ति रोकना। तो भाई अगर रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू नहीं करेगा तो संभव है कि वो पहले से किए गए रिसर्च को दोबारा कर देगा।
तो इसीलिए जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है वो दोबारा से रिसर्च को रोकती है और हमारा जो समय और संसाधन है उसकी भी बचत करती है। मान लो अगर किसी विषय पर पहले से सेम सर्वे हो चुका है तो रिसर्चर नया एंगल चुन सकता है। यानी कि साहित्यिक समीक्षा अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकता है, जिससे कि अनुसंधान में ये और ज्यादा प्रभावी भी बन जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नए शोध क्षेत्रों की पहचान को लेकर। तो भाई साहित्यिक समीक्षा ये भी स्पष्ट करती है कि किन विषयों पर जो रिसर्च है वो कम हुआ है। तो इससे जो रिसर्चर है उसको नए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन में करने को मिल सकता है। जैसे कि आप देखें डिजिटल पॉलिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस जैसे जो नए विषय है ये हमारे आधुनिक रिसर्च के प्रमुख क्षेत्र बन गए हैं। तो जो लिटरेचर रिव्यू है वो हमें नए शोध विषयों के पहचान कराता है, जिससे कि साहित्यिक समीक्षा हमारे इसको पहचानने में सहायता प्रदान करता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राजनीति विज्ञान अनुसंधान में साहित्यिक समीक्षा की आवश्यकता समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि साहित्यिक समीक्षा हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शोधकर्ता को स्पष्ट समझ, पूर्व अध्ययनों की जानकारी और नए शोध समस्याओं की पहचान कराती है। लेकिन भाई ये जो हमारा अध्ययन है इसको अधिक वैज्ञानिक और तार्किक और विश्वसनीय बनाती है हमारी साहित्यिक समीक्षा। तो इसी वजह से सरल और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए जो साहित्यिक समीक्षा है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि एक प्रभावी शोध अभिकल्प यानी कि जो रिसर्च डिजाइन होता है वो आखिर होता क्या है, इसी के साथ साथ इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं और ये हमारे शोध अभिकल्प मॉडल में किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से सहायता करता है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक अच्छे शोध डिजाइन के निर्माण में आप बताइएगा और ये हमारे शोध डिजाइन मॉडल के माध्यम से अपने उत्तर को स्पष्ट करना है। यानी कि इस आंसर में आपको शोध अभिकल्प का अर्थ, उसके समस्या और उद्देश्य और निष्पक्षता और विश्लेषणता और अच्छे डिजाइन की विशेषता और शोध अभिकल्प मॉडल के चरण, तो इन सभी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो शोध अभिकल्प होता है वो आखिर होता क्या है। तो भाई किसी भी रिसर्च को सफल बनाने के लिए सही योजना और व्यवस्थित प्रक्रिया की जरूरत होती है। तो इसी योजना को हम शोध अभिकल्प कहते हैं। यानी कि जो हमारा शोध अभिकल्प है वो एक ऐसा डिजाइन है जिसमें अनुसंधान की दिशा, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष को तय किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में इसका जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यही हमारे अनुसंधान को साइंटिफिक, व्यवस्थित और ट्रस्टेबल बनाता है। तो भाई इसके माध्यम से ही हम जो सोच समस्या है उसका सही समाधान भी खोज सकते हैं। तो यही थे हमारे शोध अभिकल्प का अर्थ, जिसके साथ ही हमारा एक छोटा सा परिचय भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रभावी शोध अभिकल्प के आवश्यक तत्व के बारे में। तो सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है शोध समस्या का स्पष्ट निर्धारण। तो भाई एक अच्छे रिसर्च डिजाइन के लिए सबसे पहले जो शोध समस्या है यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो शोधकर्ता को ये पता होना चाहिए कि वे किस विषय का अध्ययन कर रहा है और किस समस्या का समाधान खोज रहा है। यानी कि जो स्पष्ट समस्या है वही हमारे अनुसंधान को एक सही दिशा देती है। तो जैसे कि अगर कोई रिसर्चर युवाओं पर सोशल मीडिया के राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है तो उसकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि स्पष्ट शोध समस्या अनुसंधान की आधारशिला भी मानी जाती है। सेकंड जो तत्व आता है स्टूडेंट वो आता है अनुसंधान के उद्देश्य को लेकर। तो भाई रिसर्च डिजाइन में जो अनुसंधान के उद्देश्य है वे भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये उद्देश्य हमें बताते हैं कि जो शोध करता है वो आखिर क्या जानना चाहता है, किस परिणाम तक पहुंचना चाहता है
और स्पष्ट उद्देश्य हमारे अध्ययन को और ज्यादा फोकस और सिस्टमेटिक बनाते हैं। तो अगर शोध का उद्देश्य मतदान व्यवहार को समझना है तो जो पूरा रिसर्च है वो उसी दिशा में किया जाएगा, यानी कि स्पष्ट उद्देश्य अनुसंधान को और ज्यादा केंद्रित भी बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है परिकल्पना के निर्माण को लेकर। तो भाई परिकल्पना यानी कि जो हाइपोथेसिस है ये हमारे अनुसंधान का एक संभावित उत्तर होती है। तो यही हमारे रिसर्चर को डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष में एक तरीके से मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। तो अगर सही हाइपोथेसिस होगी तो हमारे अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार भी प्रदान होगा। तो सोशल मीडिया युवाओं की राजनीतिक सोच को प्रभावित करता है, ये एक हाइपोथेसिस भी हो सकता है, यानी कि जो परिकल्पना है वो अनुसंधान को वैज्ञानिक दिशा भी देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा संग्रह की विधि को लेकर। तो भाई एक अच्छे रिसर्च डिजाइन में जो डेटा संग्रह की सही तकनीक है, जो उसकी सही टेक्निक है, जो विधि है, उनका यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखें सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया या ऑब्जर्वेशन हो गया, तो यही हमारे एक सही डेटा संग्रह अनुसंधान की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। तो अगर लोगों की राजनीतिक राय जाननी हो तो क्वेश्चनरी मेथड सबसे उपयोगी हो सकता है। तो सही डेटा संग्रह अनुसंधान को और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है और इसीलिए इसमें एक उपयुक्त विधि का चयन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नमूना चयन का। तो भाई जिसे हम सैंपलिंग भी कहते हैं, तो हर बार पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए जो रिसर्चर है वे सैंपल सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाता है। तो अच्छा जो सैंपल होगा वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव और संतुलित होना चाहिए। मान लो अगर पूरे भारत का सर्वे संभव ना हो पाए तो कुछ राज्य के लोगों का ही जो सैंपल है वो चुना जा सकता है। तो उचित जो नमूना होगा वो सही निष्कर्ष प्राप्त करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया को लेकर। तो भाई रिसर्च डिजाइन में ये भी तय किया जाता है कि जो कलेक्टेड डेटा है उसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे स्टैटिकल मेथड, लॉजिकल एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टडी का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखिए इलेक्शन सर्वे डेटा को ग्राफ्स और परसेंटेज की सहायता से एनालिसिस किया जाता है। तो डेटा विश्लेषण है जो हमारे अनुसंधान यानी कि जो हमारे रिसर्च को और ज्यादा प्रामाणिक भी बनाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने प्रभावी शोध और अभिकल्प के आवश्यक तत्व समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अच्छे शोध डिजाइन के निर्माण की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है वो आती है सरल और स्पष्ट होना। तो भाई अच्छा जो रिसर्च डिजाइन होगा वो सरल होगा और स्पष्ट होगा। तो जो अगर हमारे पास कोई भी जटिल डिजाइन आता है तो उससे हमारे रिसर्च में एक कंफ्यूजन भी पैदा हो सकती है। तो इसीलिए जो स्पष्ट है वो हमारा रिसर्च प्रोसेस को भी आसान बनाता है। तो अगर रिसर्च स्टेप आसान भाषा में होंगे तो जो स्टडी है वो अधिक व्यवस्थित भी होगी। तो सरलता जो है वो हमारे एक अच्छे शोध डिजाइन का महत्वपूर्ण गुण है। सेकंड जो विशेषता आती है वो आती है लचीलापन होना यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो भाई रिसर्च के दौरान कई समस्या सामने आती है, तो इसीलिए जो रिसर्च डिजाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि रिसर्चर परिस्थितियों के अनुसार उसको बदल सके। तो अगर सर्वे मेथड सफल ना हो तो रिसर्चर इंटरव्यू मेथड भी अपना सकता है। तो अच्छा शोध डिजाइन परिस्थितियों के अनुसार भी बदलता रहता है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है विश्वसनीयता और वैधता को लेकर। तो भाई रिसर्च डिजाइन हमारा एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो हमारा रिजल्ट निकले वो रिलेबल हो और वैलिड हो। तो इसके लिए जो अनुसंधान प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और वैज्ञानिक भी होनी चाहिए। तो अगर अलग अलग समय पर रिसर्च करने पर समान परिणाम मिले तो रिसर्च रिलेबल भी माना जाता है, यानी कि विश्वसनीयता शोध की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है समय और लागत की बचत को लेकर। तो भाई प्रभावी रिसर्च अनुसंधान जो होगा उसको कम समय और खर्च करने में पूरी मदद करता है, यानी कि सही प्लानिंग से जो रिसोर्सेज है उसका सही उपयोग भी होता है। जैसे कि ऑनलाइन सर्विस कई बार कम समय और कम खर्च में पूरे हो जाते हैं। तो अच्छा शोध डिजाइन समय और संसाधनों की बचत भी करता है। अगली विशेषता आती है निष्पक्षता बनाए रखना। तो भाई रिसर्च डिजाइन का जो उद्देश्य है वो है निष्पक्ष अध्ययन करना। तो इसमें रिसर्चर के व्यक्तित्व विचार और जो उसके हमारे पक्षपात होते हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो पॉलिटिकल रिसर्च में सभी विचारधाराओं के लोगों को शामिल करना हमारी एक निष्पक्षता का ही उदाहरण है। तो निष्पक्षता ही हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान की एक पहचान भी है।
नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अनुसंधान के उद्देश्यों से संबंध। तो भाई रिसर्च डिजाइन अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारा डिजाइन ऑब्जेक्टिव से मेल नहीं खाएगा तो जो हमारा रिसर्च है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर उद्देश्य यूथ पॉलिटिक्स समझना हो तो डिजाइन भी उसी आधार पर होना चाहिए। तो शोध डिजाइन और उद्देश्य में जो तालमेल है वो हमारे अनुसंधान को एक सही दिशा देता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अच्छे शोध डिजाइन के निर्माण की विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शोध अभिकल्प मॉडल को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है समस्या की पहचान। तो भाई रिसर्च प्रोसेस की जो शुरुआत है वो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से की जाती है। तो यही हमारे अनुसंधान की दिशा तय करता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम क्यों है, तो ये हमारी एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। तो समस्या की पहचान हमारे शोध का पहला चरण है। सेकंड जो चरण आता है वो आता है साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू। तो भाई इसके बाद हमारा जो रिसर्चर होता है वो संबंधित बुक से, आर्टिकल से, रिसर्च पेपर से, उनसे उस विषय की जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे कि इलेक्शन बिहेवियर पर पुराने स्टडीज पढ़ना लिटरेचर रिव्यू ही कहलाता है। तो लिटरेचर रिव्यू हमारे अनुसंधान को और ज्यादा वैचारिक आधार भी प्रदान करता है, जिससे कि हमें शोध समस्या पहचानने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट जो चरण आता है वो आता है परिकल्पना निर्माण। तो भाई रिसर्चर संभावित उत्तर के रूप में हाइपोथेसिस तैयार करता है और यही हमारे आगे की रिसर्च प्रोसेस को डायरेक्शन देती है। तो रिसर्च का स्तर मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, यह हमारी एक हाइपोथेसिस हो सकती है, यानी कि परिकल्पना अनुसंधान की दिशा को तय करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा संग्रह। तो भाई इस रिसर्च में, इस चरण में जो रिसर्चर होगा वो सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन यानी कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक होगी जिनकी वजह से अपना जो डेटा है उसको कलेक्ट करेगा। तो लोगों से प्रश्न पूछकर वोटिंग बिहेवियर का डेटा कलेक्ट करना इसका ही एक उदाहरण है। तो डेटा संग्रह हमारे अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा विश्लेषण को लेकर। तो भाई जो हमारा कलेक्टेड डेटा है, जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया अलग अलग मेथड से, तो फिर हम उसका स्टैटिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो इससे जो हमारा हाइपोथेसिस है उसकी सत्यता की भी जांच होती है, यानी कि सर्वे डेटा को चार्ट्स और परसेंटेज में बदलकर एनालिसिस करना, ये हमारे विश्लेषण को के जो तथ्य है उसको स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है निष्कर्ष और व्याख्या का। तो भाई अंत में जो रिसर्चर होगा वो रिसर्च फाइंडिंग्स प्रस्तुत करता है और यही हमारे पूरे अंतिम उद्देश्य होता है पूरे रिसर्च का। तो अगर स्टडी से ये पता चले कि सोशल मीडिया वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करता है तो यही हमारा निष्कर्ष होगा। तो निष्कर्ष ही हमारे अनुसंधान का अंतिम परिणाम, अंतिम उद्देश्य होता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने शोध अभिकल्प मॉडल को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो शोध अभिकल्प अनुसंधान है ये हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे रिसर्च को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो एक प्रभावी रिसर्च डिजाइन में स्पष्ट समस्या, उचित पद्धति, सही डेटा संग्रह, इन सभी जैसे जो तत्व वे शामिल होते हैं और इसी वजह से एक जो हमारा सफल अनुसंधान है उसके लिए अच्छे शोध कल्प अभिकल्प यानी कि एक अच्छे शोध डिजाइन का जो निर्माण है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि शोध समस्या तैयार करने की क्या प्रक्रिया है। इसी के साथ साथ हमें बताना है कि ये अनुसंधान की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि उसमें क्या योगदान देती है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो शोध समस्या यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो आखिर होती क्या है। और साथ साथ हमें बताना है कि जब भी हम कोई शोध प्रश्न तैयार करते हैं तो उस समय हमें किन किन बिंदुओं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इस पूरे आंसर में आपको शोध समस्या का अर्थ, शोध समस्या तैयार करने की प्रक्रिया, शोध की गुणवत्ता में इसका योगदान और इसके निष्पक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है
वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में सबसे हम सब पहले समझ लेते हैं कि जो शोध समस्या होती है वो आखिर होती क्या है। तो भाई किसी भी रिसर्च की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी शोध समस्या कितनी स्पष्ट और उपयुक्त होती है। तो शोध समस्या हमारा वो प्रश्न या वो विषय आप बोल सकते हो जिसके समाधान के लिए, जिसके सॉल्यूशन के लिए जो रिसर्च है वो किया जा रहा है। तो यही हमारे रिसर्च को दिशा, उद्देश्य और प्रक्रिया देता है। और अगर हमारा जो शोध समस्या है वही स्पष्ट होगी तो जो अनुसंधान है वो भी वैज्ञानिक, व्यवस्थित और उपयोगी बन जाएगा। तो इसी वजह से रिसर्च प्रॉब्लम को अनुसंधान की एक आधारशिला भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शोध समस्या तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो शोध समस्या वो कैसे तैयार होती है। तो सबसे पहला जो चरण आता है वो होता है विषय का चयन। तो भाई शोध समस्या तैयार करने का जो पहला चरण है वो होता है विषय यानी कि टॉपिक का चयन करना। तो जो रिसर्चर है वो अपने इंटरेस्ट, अपनी नॉलेज और अपने सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही सब्जेक्ट चुनता है। तो भाई टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर जो रिसर्च है उसकी संभावना बनी रहे। यानी कि अगर किसी रिसर्चर की रुचि राजनीति में युवाओं की भागीदारी में है तो वह यूथ एंड पॉलिटिक्स विषय को चुन सकता है। तो सही विषय हमारे अनुसंधान को एक सही दिशा देता है। सेकंड जो चरण आता है वो आता है प्रारंभिक अध्ययन और साहित्यिक समीक्षा का। तो भाई जब हमने विषय चुन लिया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रिसर्चर होता है उसको उसी विषय से संबंधित पुस्तकें, लेख, इन सभी का अध्ययन करना होता है। तो इसे हम लिटरेचर रिव्यू का चरण भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो रिसर्च होता है उसको टॉपिक की बैकग्राउंड के बारे में, उसके पुराने रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्चर को मिल जाती है। तो अगर रिसर्चर इलेक्शन बिहेवियर पर स्टडी कर रहा है तो वह पुराने इलेक्शन स्टडीज पढ़ेगा। तो लिटरेचर जो रिव्यू है वही हमारे शोध समस्या को स्पष्ट करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट जो चरण आता है वो आता है समस्या की पहचान को लेकर। तो भाई जब हमारा टॉपिक चुन लिया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, तो भाई लिटरेचर रिव्यू और ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिसर्चर की जो वास्तविक समस्या है उसको पहचाना जाता है। यानी कि उसे ये पता करना होता है कि जो किस प्रश्न का उत्तर है उसको खोजना है, जिससे कि जो हमारी समस्या वो स्पष्ट और सीमित होनी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम क्यों है, ये हमारे एक रिसर्चर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो स्पष्ट जो समस्या होगी वो हमारे एक सफल अनुसंधान का आधार भी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शोध प्रश्नों के निर्माण को लेकर। तो भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद जो रिसर्च क्वेश्चन है उनको बनाया जाता है। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं यही हमारे रिसर्च को एक दिशा देते हैं। तो अच्छे रिसर्च क्वेश्चन जो होंगे वे सरल होंगे, स्पष्ट होंगे और प्रैक्टिकल होंगे। तो जैसे कि आप देखिए, क्या सोशल मीडिया युवाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है, ये हमारे एक रिसर्च क्वेश्चन हो गया। तो जो शोध प्रश्न है वही हमारे अनुसंधान को फोकस बनाते हैं, इसीलिए इनका निर्माण महत्वपूर्ण भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्यों के निर्धारण को लेकर। तो भाई रिसर्चर यानी कि जो शोधकर्ता होता है वो ये पता करता है कि रिसर्च के माध्यम से आखिर उसको प्राप्त क्या करना है। तो ऑब्जेक्टिव स्टडी की सीमा और दिशा निर्धारित करते हैं। अगर उद्देश्य युवाओं की राजनीतिक जागरूकता को समझना है तो जो पूरा रिसर्च होगा वो हमारा उसी दिशा में होगा। तो स्पष्ट उद्देश्य हमारे अनुसंधान को और ज्यादा व्यवस्थित और केंद्रित भी बनाता है। नेक्स्ट जो चरण आता है वो आता है परिकल्पना के निर्माण को लेकर। तो भाई कई अनुसंधान में जो रिसर्चर है वो संभावित उत्तर के रूप में हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना को तैयार करता है। तो भाई यही हमारे डाटा कलेक्शन और टेस्टिंग को भी दिशा देता है। तो जैसे कि आप देखें, सोशल मीडिया युवाओं की राजनीतिक सोच को प्रभावित करता है, ये हमारी एक हाइपोथेसिस यानी कि एक परिकल्पना भी हो सकती है। तो परिकल्पना ही हमारे अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार भी देती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने शोध समस्या तैयार करने की प्रक्रिया समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शोध की गुणवत्ता में शोध समस्या के योगदान के बारे में।
तो सबसे पहला जो योगदान आता है स्टूडेंट, वो आता है रिसर्च को सही डायरेक्शन देना। यानी कि जो स्पष्ट रिसर्च प्रॉब्लम है वो हमारे पूरे रिसर्च को एक सही डायरेक्शन देती है। तो इससे जो रिसर्चर होता है वो अपने अध्ययन पर फोकस कर पाता है। मान लो अगर रिसर्च प्रॉब्लम ही स्पष्ट नहीं होगी तो जो रिसर्चर है वो अलग अलग विषयों में भटक सकता है। यानी कि अच्छी जो शोध समस्या है वो हमारे अध्ययन को, हमारे अनुसंधान को और ज्यादा व्यवस्थित भी बनाती है। सेकंड जो योगदान आता है वो आता है डेटा संग्रह को प्रभावी बनाना। तो भाई जब रिसर्चर प्रॉब्लम स्पष्ट होती है तो जो रिसर्चर होता है उसको ये पता होता है कि उसके लिए कौन सा जो डाटा है वो जरूरी है। तो इससे जो अनावश्यक जानकारी है, अनावश्यक जो डेटा है उसको कलेक्ट करने से रिसर्चर बचता है। जैसे कि अगर स्टडी वोटिंग बिहेवियर पर हो तो केवल उसी से संबंधित डेटा कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट समस्या हमारे सही डेटा संग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट जो चरण आता है वो आता है निष्कर्षों की विश्वसनीयता को बढ़ाना। तो भाई अच्छे जो रिसर्च प्रॉब्लम होंगे वे हमारे स्टडी को तार्किक, वैज्ञानिक और प्रामाणिक बनाएंगे। तो इससे जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वे हमारे लिए अधिक रिलायबल होंगे और ज्यादा विश्वसनीय भी होंगे। तो अगर समस्या स्पष्ट हो तो रिसर्चर सही मेथड का उपयोग करेगा और एक्यूरेट कंक्लूजन को निकाल सकेगा। तो स्पष्ट शोध समस्या हमारी जो विश्वसनीयता है उसको भी बढ़ाती है, जिससे कि शोध की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो योगदान आता है वो आता है समय और संसाधनों की बचत। तो भाई अगर रिसर्च प्रॉब्लम सीमित या स्पष्ट होगी तो जो रिसर्च होगा वो कम समय में और कम खर्च में पूरा हो जाएगा। जैसे कि फोकस टॉपिक पर रिसर्च करने से जो अननेसेसरी सर्वेज है और एक्स्ट्रा वर्क है उनसे भी बचाव होता है। यानी कि अच्छी शोध समस्या समय और संसाधन दोनों की बचत करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नए ज्ञान के विकास में सहायता। तो भाई अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चर को ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है जहां पर पहले से ही कम रिसर्च हो। तो इससे नए ज्ञान और नए विचारों का विकास भी होता है। जैसे कि आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉलिटिक्स जैसे जो नए विषय है वे हमारे आधुनिक रिसर्च के क्षेत्र बन गए हैं। तो नई शोध समस्याएं हमारे नए ज्ञान के विकास में भी सहायता करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो योगदान आता है वो आता है शोध की प्रासंगिकता बढ़ाना। तो भाई उपयुक्त रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो हमारे समाज और हमारे टॉपिक दोनों के लिए जरूरी होती है। तो इससे रिसर्च का जो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है वो भी बढ़ता है। मान लो अगर रिसर्च अनएम्प्लॉयमेंट या पॉलिटिकल अवेयरनेस जैसे विषय पर हो तो वह समाज के लिए उपयोगी होगा। तो सही शोध समस्या ही हमारे अनुसंधान को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने शोध की गुणवत्ता में शोध समस्या का समाधान देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शोध प्रश्न तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें को लेकर। तो सबसे पहली जो बातें हमें ध्यान में रखनी है वो हमें ये रखनी है कि जो हमारा प्रश्न है वो स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। यानी कि रिसर्च क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसे हम आसानी से समझ सके। तो जो जटिल या कॉम्प्लेक्स प्रश्न हो गए ये हमारे रिसर्च को कठिन बना देते हैं। जैसे कि आप देखिए क्या सोशल मीडिया राजनीति को प्रभावित करता है, ये हमारा एक सरल और स्पष्ट प्रश्न है। यानी कि सरल प्रश्न जो होगा वो हमारे रिसर्च को इजी बना देगा। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है प्रश्न अनुसंधान योग्य हो। यानी कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा होना चाहिए जिसका जो उत्तर है वो डेटा और फैक्ट्स के आधार पर तय किया जा सके। यानी कि ऐसे प्रश्न हमें नहीं लेने चाहिए जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसके हम फैक्ट और डेटा के आधार पर उसके जो पर्सन है उसको ना ढूंढ सके। जैसे कि आप देखिए क्या युवा राजनीति में रुचि करते हैं, इसका जो उत्तर है वो सर्वे से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो रिसर्च क्वेश्चन है वे हमारे व्यावहारिकता यानी कि प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सीमित और केंद्रित होना। तो भाई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा व्यापक नहीं होने चाहिए, बहुत ही लॉन्ग नहीं होने चाहिए, बल्कि वे छोटे और फोकस होने चाहिए। यानी कि जैसे कि आप देखिए पूरी विश्व राजनीति के बजाय जो भारत में युवा राजनीति है उस पर फोकस करना हमारे लिए और ज्यादा प्रैक्टिकल है। यानी कि फोकस क्वेश्चन प्रभावी रिसर्च का भी एक आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विषय से संबंधित होना। तो भाई रिसर्च क्वेश्चन सीधे टॉपिक से जुड़े होने चाहिए, ऐसे ही हमारे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो कि हमारे टॉपिक से बिल्कुल ही अलग हो। यानी कि असंबंधित जो प्रश्न है वे हमारे स्टडी की क्वालिटी को भी प्रभावित करते हैं। तो अगर टॉपिक वोटिंग बिहेवियर का हो तो क्वेश्चन उसी से जुड़े होने चाहिए, ना कि हमारे डेमोक्रेसी से। तो जो शोध प्रश्न है वो विषय के अनुरूप ही होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है निष्पक्षता बनाए रखना।
तो भाई रिसर्च क्वेश्चंस में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चंस है वे ऑब्जेक्टिव और नेचुरल होने चाहिए। तो क्या एक विशेष पार्टी सबसे अच्छी है, ये हमारा एक निष्पक्षता क्वेश्चन भी माना जाएगा। तो निष्पक्षता वैज्ञानिक अनुसंधान की एक पहचान भी है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा उपलब्धता के ध्यान को लेकर। तो भाई रिसर्च क्वेश्चन बनाते समय हमें ये देखना जरूरी है कि उनसे संबंधित जो डेटा है वे है भी या नहीं भी है। तो अगर किसी विषय का रिलेबल डेटा ही नहीं होगा तो जो रिसर्च है वो हमारा अधूरा रह जाएगा। यानी कि डेटा उपलब्धता हमारे अनुसंधान की सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने शोध प्रश्न तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु देखे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो शोध समस्या अनुसंधान है वो हमारे एक सही पहचान और निर्माण अनुसंधान को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो अगर हमारे पास सही समस्या, शोध समस्या होगी तो वही हमें हमारे जो रिसर्च होगी उसको सही दिशा, उचित डेटा संग्रह और नए ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसी वजह से एक जो सफल अनुसंधान है उसके लिए उपयुक्त शोध समस्या और सही शोध प्रश्नों का जो निर्माण है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो विमर्श विश्लेषण पद्धति है यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस मेथड है वो आखिर होता क्या है और इसका क्या महत्व है। और इसी के क्वेश्चन को हमसे इस तरीके से पूछा गया है कि जब भी हम कोई गुणात्मक शोध करते हैं तो उस समय पर जो डिस्कोर्स है उसके विश्लेषक के लिए उपलब्ध तकनीकों का आपका वर्णन करना है। यानी कि इसकी जो प्रमुख तकनीक है वे कौन कौन सी है ये आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विमर्श विश्लेषण पद्धति क्या है, उसको उदाहरण सहित बताइए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि विमर्श विश्लेषण का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, नेतृत्व की विचारधारा समझने की तकनीक क्या है और उदाहरणों सहित व्याख्या करना है। तो इन सभी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए सबसे पहले इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे कि जो राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है उसमें भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं होती बल्कि ये हमारी विचारधारा, हमारी शक्ति और सामाजिक संरचना को भी व्यक्त करती है। तो इसी वजह से जो आधुनिक शोध है उसमें विमर्श विश्लेषण यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। तो भाई ये हमारी एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कि भाषण, लेखन, संवाद और संचार इन 4 तत्वों के आधार पर अध्ययन करके उनके पीछे जो छिपे अर्थ है और विचारधारा है उसको हम समझते हैं। तो राजनीति विज्ञान में जो इसका उपयोग है वो विशेष रूप से नेताओं के भाषण, उनके चुनावी प्रचार और नीतिगत दस्तावेजों को समझने के लिए किया जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विमर्श डिस्कोर्स विश्लेषण का अर्थ और स्वरूप को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो विमर्श विश्लेषण है वो आखिर है क्या। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा का सामाजिक अध्ययन। तो भाई विमर्श विश्लेषण में भाषा को केवल शब्दों का समूह ही नहीं माना जाता बल्कि इसे एक सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन माना जाता है। तो भाई इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि भाषा समाज में अर्थ कैसे बनाती है और लोगों को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि जो राजनीतिक भाषण और मीडिया संवाद है वे हमारे इसके कुछ उदाहरण है। जैसे कि आप देखिए जब कोई नेता राष्ट्रवाद या विकास जैसे शब्दों का बार बार उपयोग करता है तो वो जनता की सोच को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो भाषा है वो समाज और राजनीति को प्रभावित करने का एक माध्यम भी है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है संदर्भ आधारित विश्लेषण को लेकर। तो भाई डिस्कोर्स एनालिसिस में किसी भी कथन का जो अर्थ है वो उसके कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसके संदर्भ के आधार पर समझा जाता है। तो एक ही जो शब्द है वो अलग अलग परिस्थितियों में
अलग अलग मीनिंग को दे सकता है। इसीलिए जो रिसर्चर है उसको सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि आप देखें, आजादी शब्द स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अर्थ रखता था, जबकि आधुनिक राजनीति में इसका जो अर्थ है वो अलग हो सकता है। तो भाषा का जो वास्तविक अर्थ है वो उसके संदर्भ से समझा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शक्ति और विचारधारा का अध्ययन। तो भाई विमर्श विश्लेषण से हमें ये भी पता चलता है कि जो भाषा है उसके माध्यम से पावर और विचारधारा कैसे व्यक्त की जाती है। यानी कि जो नेता होते हैं वे अपने भाषणों में विशेष शब्द और नारों का उपयोग करके जनता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखें, चुनावी भाषणों में गरीबी हटाओ या सबका साथ सबका विकास जैसे जो नारे हैं ये हमारे राजनीतिक विचारधारा को ही दर्शाते हैं। तो भाषा के माध्यम से जो राजनीतिक शक्ति है और जो विचारधारा है उसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गुणात्मक शोध पद्धति का। तो भाई डिस्कोर्स एनालिसिस एक गुणात्मक शोध पद्धति है। क्यों? क्योंकि इसमें आंकड़ों की जगह पर विचार और अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए हम इसको एक गहन और व्याख्यात्मक विधि भी कहते हैं। जैसे कि आप देखें, किसी नेता के पूरे भाषण का जो अध्ययन है उसको करके उसकी सोच और रणनीति को समझा जाता है। यानी कि विमर्श विश्लेषण गहराई से विचारों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुस्तरीय विश्लेषण को लेकर। तो भाई ये जो हमारी पद्धति है इसमें भाषा का जो अध्ययन है वो कई स्तर पर किया जाता है, जैसे कि शब्द, वाक्य और फिर पूरा भाषण। तो इससे जो छिपे हुए अर्थ है और संदेश है उनको समझने में भी हमें सहायता मिलती है। जैसे कि आप देखें, कई बार नेता लोग होते हैं वे सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके शब्दों और शैली में राजनीतिक संदेश स्पष्ट हो जाता है। यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस छुपे हुए अर्थों को भी उजागर कर देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक अध्ययन में उपयोग को लेकर। तो भाई राजनीति विज्ञान में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हमारे नेताओं के भाषण, चुनावी प्रचार, मीडिया इंटरव्यू इन सभी में सहायता करता है। तो इससे जो राजनीतिक विचारधारा है और जो जनमत निर्माण है उसको समझने में हमें सहायता मिलती है। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन्स में उपयोग किए गए स्लोगन्स का एनालाइज करना। यानी कि विमर्श विश्लेषण राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने विमर्श विश्लेषण का अर्थ और उसका स्वरूप समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नेतृत्व की विचारधारा को समझने के लिए विमर्श विश्लेषण की तकनीकों को लेकर। तो सबसे पहली जो तकनीक आती है स्टूडेंट वो आती है पाठ विश्लेषण, यानी कि टेक्स्ट एनालिसिस। तो भाई ये जो हमारी तकनीक है इसमें नेताओं के भाषण, उनके लेख और उनके साक्षात्कार का अध्ययन किया जाता है। विशेष रूप से जो शब्दों के चयन है और उनके अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप देखें, अगर कोई नेता बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द का उपयोग करे तो ये उसकी राजनीतिक प्राथमिकता को दर्शाती है। यानी कि टेक्स्ट एनालिसिस नेता की सोच और विचारधारा को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थीमेटिक विश्लेषण को लेकर। तो भाई ये जो तकनीक है इसमें भाषणों और लेखों के बार बार वाले विषय को थीम्स की पहचान की जाती है। जैसे कि विकास हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, सामाजिक न्याय हो गया। तो अगर आप देखें किसी नेता के भाषणों में बार बार रोजगार और गरीबी का उल्लेख है तो ये उसकी राजनीतिक थीम्स को दर्शाता है। यानी कि रिपीटेड थीम्स राजनीतिक विचारधाराओं को भी प्रकट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है संदर्भात्मक विश्लेषण को लेकर। तो भाई ये जो तकनीक है इसमें यह भी देखा जाता है कि कोई बयान किस परिस्थिति में दिया गया है। यानी कि स्टेटमेंट का जो राजनीतिक और सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है उसको भी समझा जाता है। जैसे कि युद्ध या चुनाव के समय दिए गए भाषणों का अर्थ सामान्य समय से अलग हो सकता है। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसी भी कथन का सही अर्थ स्पष्ट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भाषाई संरचना विश्लेषण को लेकर। तो भाई ये जो तकनीक है इसमें वाक्य संरचना, शब्द चयन और बोलने की शैली इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जिससे भी हमें पता चलता है कि जो नेता है वो अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा का जो यूज है वो कैसे करता है। यानी कि भाषा की जो शैली है वो भी हमारी विचारधारा को दर्शाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण को लेकर। तो भाई इसमें यह भी देखा जाता है कि जो हमारा भाषा है उसके माध्यम से शक्ति और नियंत्रण कैसे बना है। यानी कि ये हमारी सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को समझने में भी मदद करता है। तो अगर मीडिया किसी विशेष समूह को बार बार नकारात्मक रूप में दिखाए तो ये हमारा पावर स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी शक्ति
विश्लेषण है उसको भी ये दर्शाता है। तो भाषा के माध्यम से जो शक्ति संबंध है वे भी स्थापित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुलना आधारित विश्लेषण को लेकर। तो भाई इस तकनीक में अलग अलग नेता के भाषण और उनके जो आइडियोलॉजी है उनकी तुलना की जाती है, जिससे कि उनकी विचारधाराओं में समानता और अंतर हमें पता लग पाते हैं। तो जैसे कि आप देखें, दो अलग राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र की तुलना करना, तो तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक अंतर को भी स्पष्ट करता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने नेतृत्व की विचारधारा को समझने के लिए विचार विमर्श की तकनीकें देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उदाहरण सहित व्याख्या। तो भाई अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो आता है चुनावी भाषा के विश्लेषण को लेकर। तो भाई जब भी कोई नेता भाषण देता है तो उसके जो शब्द और नारे हैं उनको पढ़ा जाता है, तो इससे उसकी जो प्राथमिकता और विचारधारा है वो हमें पता चल जाती है। जैसे कि आप देखें, विकास और रोजगार जैसे जो शब्द है वे आर्थिक नीतियों के जोर पर दर्शाते हैं, यानी कि जो चुनावी भाषण है वो राजनीतिक सोच को प्रकट करता है। सेकंड पॉइंट आता है नीति दस्तावेजों का अध्ययन। तो भाई सरकारी नीतियों में जो प्रयुक्त भाषा है उसका अध्ययन करके हमें यह भी पता चलता है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। जैसे कि आप देखें, नई शिक्षा नीति या आर्थिक नीति की जो लैंग्वेज है वो सरकार की सोच को दर्शाती है, यानी कि नीतिगत भाषा सरकार की विचारधारा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है मीडिया संवाद का अध्ययन। तो भाई नेताओं के जो मीडिया इंटरव्यू और जो सार्वजनिक बयान है उन सबों का एनालिसिस करके भी राजनीतिक संदेशों को समझा जाता है। जैसे कि आप देखें, टीवी डिबेट्स और इंटरव्यू में नेताओं की जो भाषा है वो जनता की राय को प्रभावित करती है। तो मीडिया संवाद राजनीतिक प्रभाव निर्माण का एक माध्यम भी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने उदाहरण सहित व्याख्या देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो विमर्श विश्लेषण है इसकी वजह से हम भाषा और संवाद के माध्यम से विचारधारा, शक्ति और सामाजिक संरचना को समझते हैं। और इसका मैथ इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारे नेताओं के भाषण, चुनावी प्रचारों और नीतिगत दस्तावेजों का एनालिसिस करके हमारे सामने राजनीतिक विशेषताओं को रखता है। तो इसी वजह से जो आधुनिक राजनीतिक अनुसंधान है उसमें डिस्कोर्स एनालिसिस की जो पद्धति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही हमारे वास्तविक सामाजिक अर्थों को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि जो नरवंश विज्ञान है यानी कि जो एंथ्रोग्राफी है वो हमारे तत्वों, उसके तत्वों के बारे में हमें बताना है, यानी कि एंथ्रोग्राफी क्या है और इसी के साथ साथ हमें इसके राजनीतिक विज्ञान अनुसंधान में इसके योगदान, इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एंथ्रोग्राफी क्या है, इसे आप उदाहरण सहित बताइए। यानी कि इस पूरे आंसर में आपको नरवंश विज्ञान यानी कि एंथ्रोग्राफी का अर्थ, उसके तत्व और उसके योगदान और उसके उदाहरण के बारे में बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो भाई परिचय में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो नरवंश विज्ञान है वो आखिर है क्या। तो भाई जो नरवंश विज्ञान है वो हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध पद्धति है। तो इसमें जो रिसर्चर होता है, जो हमारा शोधकर्ता होता है, वो किसी समुदाय, समाज या समूह के बीच जाकर उनके जो जीवन, संस्कृति और परंपरा है उनका अध्ययन करता है। यानी कि जो रिसर्चर है वो केवल बाहर से ऑब्जर्वेशन नहीं करता बल्कि लोगों के बीच रहकर उसकी जो एक्टिविटीज है उनको समझता है। तो इसी वजह से जो एंथ्रोग्राफी है वो हमारे वास्तविक जीवन की सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को वास्तविक तस्वीरें हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरवंश विज्ञान अनुसंधान के तत्वों के बारे में। तो सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है सहभागी अवलोकन। तो भाई ये जो हमारा तत्व है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद समुदाय
समुदाय के बीच में रहता है और फिर उनकी एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियों में भाग लेकर उनका जो व्यवहार है उसको समझता है। तो मान लो अगर कोई रिसर्चर गांव की राजनीति समझना चाहता है तो वह गांव में रहकर पंचायत चुनाव, लोगों की मीटिंग और नेताओं के व्यवहार को ऑब्जर्व करेगा। तो इससे उसे राजनीतिक व्यवहार, जो वास्तविक राजनीतिक व्यवहार है, वो समझ में आता है। यानी कि केवल किताबों से ही नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी से नॉलेज मिलती है। सेकंड जो तत्व आता है वो आता है दीर्घकालीन अध्ययन को लेकर। तो भाई जो इथनोग्राफी है उसमें जो रिसर्च है वो थोड़े समय के लिए नहीं होती, बल्कि इसमें जो रिसर्च है वो लंबे समय तक उनके साथ रहकर होती है। क्योंकि भाई ये क्यों जरूरी होती है? क्योंकि समाज और राजनीति को एक दो दिन में नहीं समझा जा सकता। तो लंबे समय तक जो ऑब्जर्वेशन है उसको करने से जो हमारा बिहेवियरल पैटर्न है वे क्लियर होते हैं, जिससे कि जो हमारा रिसर्च है वो अधिक विश्वसनीय और अधिक ट्रस्टवर्थी बनती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सांस्कृतिक समझ को लेकर, यानी कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो भाई इसका एक मुख्य फोकस कल्चर को समझना भी होता है। यानी कि जो रिसर्चर होते हैं उसको ये पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके वैल्यूज क्या है। जैसे कि आप देखिए किसी आदिवासी समुदाय में जो राजनीतिक निर्णय वो कैसे लिया जाता है, ये उनके कल्चर से जुड़ा होता है। तो इसीलिए कल्चर को समझे बिना जो राजनीति है उसको हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। इसीलिए जो संस्कृति है वो इसका मुख्य आधार है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गुणात्मक डेटा संग्रह को लेकर, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के बारे में। तो भाई ये जो मेथड है इसमें नंबर और स्टैटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे रिसर्च को, हमारे जो अनुभव है, जो हमारे इंटरव्यू है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि आप देखें रिसर्चर लोगों से बातचीत करके उनके जो राजनीतिक सुझाव है, जो राजनीतिक अनुभव है उनको समझता है। तो इससे जो हमारा रिसर्च है वो और ज्यादा ह्यूमन सेंटर यानी कि मानवीय और गहन बनता है। यानी कि ये केवल डेटा ही नहीं बल्कि लोगों की फीलिंग्स और उनके एक्सपीरियंस को भी समझाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फील्ड वर्क। तो भाई जो हमारा फील्ड वर्क होता है ये हमारे नरवंश विज्ञान की आत्मा होता है। यानी कि इसको आत्मा क्यों माना जाता है? तो भाई आप उसको समझिएगा। आत्मा इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो खुद फील्ड में जाकर स्टडी करता है, यानी कि उस जगह पर जाकर स्टडी करता है। मान लो अगर अर्बन स्लम्स की पॉलिटिक्स पर रिसर्च हो रही हो तो रिसर्चर झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को समझेगा। इससे जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो हमारे सामने आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का, यानी कि इंटरप्रेटिव अप्रोच के बारे में। तो भाई ये हमारे केवल फैक्ट्स को ही नहीं बताता बल्कि उनके पीछे क्या रीजन है उनको भी बताता है। यानी कि रिसर्चों को ये समझने की कोशिश करता है कि लोग ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहे हैं। यानी कि जैसे कि आप देखें लोग किसी पर्टिकुलर नेता को सपोर्ट क्यों करते हैं, जाति, संस्कृति या आर्थिक कारण क्या है। तो इनकी सबकी गहराई से एक्सप्लेनेशन इसमें दी जाती है और इसी वजह से इसको एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने नरवंश विज्ञान अनुसंधान के तत्व समझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीति विज्ञान अनुसंधान में नरवंश विज्ञान के योगदान को लेकर। तो सबसे पहला जो योगदान आता है वो आता है राजनीतिक व्यवहार की गहरी समझ। तो भाई एथनोग्राफी जो है वो लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को ग्राउंड लेवल पर समझता है। जैसे कि लोग वोट क्यों देते हैं, किस आधार पर वे नेता चुनते हैं, तो इन सभी की जो वास्तविक समझ है वो हमें पता चलती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है स्थानीय राजनीति के अध्ययन को लेकर। तो भाई इस मेथड से जो पंचायत राजनीति है, जो ग्राम शासन है, जो लोकल लीडरशिप जैसी चीजें हैं वे हमें पता चलती है। तो इससे हमें जो लोकल पावर है, स्ट्रक्चर है, जो स्थानीय सत्ता संरचना है वो पता चलती है, जो कि हमारे पॉलिटिक्स को और ज्यादा समृद्ध बनाती है। नेक्स्ट योगदान आता है सामाजिक राजनीतिक संबंधों की समझ को लेकर। तो भाई एथनोग्राफी हमें यह भी बताती है कि जो समाज और राजनीति है ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि जाति व्यवस्था चुनाव को कैसे प्रभावित करती है, ये मेथड इन हिडन रियलिटीज को सामने लाती है। तो इससे जो नीति और समाज के बीच संबंध है वो भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हाशिया के समूह के अध्ययन के बारे में। तो भाई ये जो मेथड होता है ये गरीब, आदिवासी और कमजोर वर्गों के एक्सपीरियंस को सामने लाता है, जो कि हमारे हाशिया के समूह होते हैं। तो जैसे कि आप देखें आदिवासी समुदाय राजनीतिक अधिकारों को कैसे अनुभव करता है,
तो इससे जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो और ज्यादा इंक्लूसिव और ज्यादा समावेशी भी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नीति निर्माण में सहायता को लेकर। तो भाई इथनोग्राफी हमारे पॉलिसी मेकर्स को ग्राउंड रियलिटी समझने में मदद करती है, जिससे कि जो हमारी पॉलिसी है वो और ज्यादा इफेक्टिव बनती है। जैसे कि अगर सरकार ग्रामीण विकास योजना बना रही है तो इथनोग्राफिक रिसर्च से पता चलेगा कि लोगों की जो असली जरूरतें हैं वे आखिर है क्या। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन को लेकर। तो भाई इस मेथड से हमें यह भी पता चलता है कि लोग राजनीति को कैसे समझते हैं और कैसे फील करते हैं, जैसे कि किसी समाज में लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या सोच है। तो ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर को समझने में भी मदद करता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राजनीतिक विज्ञान अनुसंधान में नरवंश विज्ञान का योगदान देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उदाहरण सहित व्याख्या को लेकर। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ग्रामीण राजनीति का अध्ययन। तो भाई जो रिसर्चर होते हैं, जो हमारे शोधकर्ता होते हैं, वे गांव में रहकर पंचायत चुनाव और नेताओं के व्यवहार को समझते हैं। इससे हमारा जो रियल पॉलिटिकल प्रोसेस है वो सामने आता है। सेकंड पॉइंट आता है कि आदिवासी समुदाय का अध्ययन। तो भाई जो रिसर्चर है वे ट्राइबल कम्युनिटीज यानी कि जो आदिवासी समुदाय है उनके बीच में रहकर उनके पॉलिटिकल राइट्स और उनके पार्टिसिपेशन को समझते हैं, जिससे कि उनकी समस्याएं सामने आती है। और यही हमारे इंक्लूसिव पॉलिटिक्स यानी कि समावेशी राजनीति को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल आता है शहरी झुग्गी बस्तियों के अध्ययन के बारे में। तो भाई रिसर्चर अर्बन पुअर लोगों के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को समझता है। इससे उसे पता चलता है कि वे चुनाव और शासन को कैसे देखते हैं, उनकी क्या सोच है, जिससे कि सोशल इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन की जो रियलिटी है वो भी सामने आती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने उदाहरण सहित व्याख्या करी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो नरवंश विज्ञान है यानी कि जो एथनोग्राफी है वो हमारे लिए एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम समाज और राजनीति को वास्तविक जीवन से समझते हैं। तो इसके खास बातें ये है कि भाई ये हमारे सहभागी अवलोकन, फील्ड वर्क, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल साइंस में इसका योगदान, इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही हमारे राजनीतिक व्यवहार, स्थानीय शासन, सामाजिक संबंध और भाषाओं की जो वास्तविक स्थिति है उसको हमें समझने में सहायता प्रदान करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि जो अभिलेख का अनुसंधान है वो आखिर होता क्या है, और इसी के साथ साथ हमें बताना है कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें इसकी क्या भूमिका है, क्या उपयोगिता है, और इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करना है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या आप मानते हैं अभिलेख के विधि राजनीति विज्ञान अनुसंधान में सहायक है। यानी कि हमें बताना है कि इसकी क्या उपयोगिता है, ये क्यों सहायक है, उसके कारण भी हमें बताने हैं। तो इस पूरे आंसर में हमें अभिलेख के अनुसंधान की भूमिका, उसकी उपयोगिता, उसकी समस्याएं, उसकी सीमाएं, इन सभी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि अभिलेख अनुसंधान आखिर होता क्या है। तो भाई अभिलेख अनुसंधान को हम आर्चिवल रिसर्च भी कहते हैं। तो ये हमारी एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कि जो रिसर्चर होता है वो पुराने डॉक्यूमेंट्स, सरकारी रिकॉर्ड और रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी जो राजनीतिक घटनाएं और नीतियां हैं उनको समझता है। तो ये जो पद्धति होती है ये विशेष रूप से हमारे ऐतिहासिक निर्णयों, ऐतिहासिक अध्ययन, नीति विश्लेषण, इन सभी के लिए जरूरी मानी जाती है, और इसी वजह से इसे एक महत्वपूर्ण गुणात्मक शोध तकनीक भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो भाई मुख्य भाग में सबसे पहले स्टूडेंट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अभिलेख अनुसंधान की भूमिका को लेकर।
तो सबसे पहली जो भूमिका आती है वो आती है ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं की समझ को लेकर। यानी कि भाई जो हमारा अभिलेख्य अनुसंधान है, इसके सहायता से हम पुरानी राजनीतिक घटनाओं और ऐतिहासिक विकास का पता करते हैं। तो इससे जो हमारा रिसर्चर होता है उसको ये पता चल जाता है कि समय के साथ जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उसी के आधार पर वो निष्कर्ष निकाल सकता है। जैसे कि आप देखें, स्वतंत्रता आंदोलन या संविधान निर्माण से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन, तो ये हमारा इसका एक उदाहरण माना जाता है। तो अभिलेख के अनुसंधान ऐतिहासिक राजनीतिक विकास को समझने में भी मदद करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नीतियों और निर्णयों का अध्ययन। तो भाई इसी पद्धति की वजह से, इसी मेथड की सहायता से हम सरकार की नीति और उनके निर्णयों का एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि किसी नीति को क्यों और कैसे लागू किया गया था। तो जैसे कि सरकारी पॉलिसी रिपोर्ट्स का अध्ययन करके पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को समझना, तो ये जो पद्धति है ये हमारे नीति निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, जिससे कि जो हमारा अध्ययन है वो और ज्यादा विश्वसनीय भी बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को लेकर। तो भाई अभिलेख के जो स्रोत है वे हमारे लिखित होते हैं और आधिकारिक होते हैं, तो इसलिए इनमें दी गई जो जानकारी है वो अधिक ट्रस्टफुल होती है और रिसर्चर इन्हें प्रमाण के रूप में भी यूज करता है। तो जैसे कि आप देखें, सरकारी रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स रिसर्चों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो अभिलेख के स्रोत अनुसंधान की विश्वसनीयता को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दीर्घकालीन विश्लेषण को लेकर। तो भाई इस मेथड में लंबे समय तक जो राजनीतिक घटनाएं हैं और जो उसमें परिवर्तन हो रहा है उन सभी के बारे में हमें पता चलता है, जिससे कि हमें समझ में आता है कि जो राजनीति है वो समय के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो जैसे कि आप देखें, कई वर्षों के चुनावी रिकॉर्ड्स का अध्ययन करके राजनीतिक बदलाव को समझा जा सकता है। तो ये जो पद्धति है ये हमारे राजनीतिक परिवर्तनों का दीर्घकालिक अध्ययन करने में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुलनात्मक अध्ययन में सहायता। तो भाई अभिलेख के अनुसंधान जो है वो विभिन्न समय और सरकारों की नीतियों की तुलना करने में मदद करता है। तो इससे जो हमारे राजनीतिक प्रणाली के बदलाव है वे भी स्पष्ट होते हैं। जैसे कि आप देखें, दो अलग अलग सरकारों की आर्थिक नीतियों की तुलना करना, तो ये हमारे शोध को और अधिक विश्लेषणात्मक भी बनाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लागत प्रभावी विधि को लेकर। तो भाई इस मेथड में फील्ड सर्वे या बड़े डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो अधिकांश जानकारी होती है वो पहले से ही उपलब्ध डॉक्यूमेंट से हमें मिल जाती है। तो ऑनलाइन अचीव्स और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके कम खर्च में रिसर्च किया जा सकता है। तो अभिलेख्य अनुसंधान समय और धन दोनों की ही बचत करता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने अभिलेख्य अनुसंधान की भूमिका समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीति विज्ञान में अभिलेख्य विधि की उपयोगिता को लेकर। तो सबसे पहले जो उपयोगिता आती है वो आती है नीति विश्लेषण में सहायता को लेकर। तो भाई सरकारी अभिलेखों के माध्यम से जो नीतियों का गहन अध्ययन है वो किया जा सकता है। तो इससे हमें जो नीति यानी कि पॉलिसी के जो उद्देश्य है और जो उसके रिजल्ट है वे पता चलते हैं। जैसे कि आप देखें, शिक्षा नीति या आर्थिक नीति की सरकारी रिपोर्ट्स का अध्ययन, तो अभिलेख के विधि पॉलिसी एनालिसिस करने में भी उपयोगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऐतिहासिक शोध में उपयोग। तो भाई राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। तो स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान निर्माण, ऐसे बहुत सारे विषय है जिनके माध्यम से हम अभिलेखों के माध्यम से इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखें, संविधान सभा की डिबेट्स का अध्ययन, तो ये जो विधि है ये हमारी ऐतिहासिक सटीकता को बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चुनावी अध्ययन में योगदान को लेकर। तो भाई पुराने चुनाव परिणाम और रिपोर्ट्स का अध्ययन करके जो राजनीतिक प्रवृत्तियां है उसको हम समझ सकते हैं, जिससे कि वोटिंग बिहेवियर का एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो पिछले चुनाव के डेटा का कंपैरेटिव एनालिसिस इसका कुछ उदाहरण होता है। तो अभिलेख का अध्ययन चुनावी व्यवहार समझने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रशासनिक अध्ययन में उपयोग को लेकर। तो भाई सरकारी प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है अगर आपको उसको समझना है तो उसके लिए भी अभिलेख जरूरी है। तो इसीलिए जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उसकी वास्तविक स्थिति हमें अभिलेख से ही पता चलती है, जैसे कि सरकारी विभागों की एनुअल रिपोर्ट्स का अध्ययन, तो ये हमारे प्रशासनिक सुधार में भी सहायक सिद्ध होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कानून और संविधान अध्ययन को लेकर। तो भाई कानूनी दस्तावेज और संवैधानिक रिकॉर्ड्स जो है वे हमारे पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इनकी वजह से ही जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संरचना है उसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि संविधान और न्यायालय के निर्णयों के अध्ययन। तो अभिलेख क्या विधि संवैधानिक अध्ययन को मजबूत भी बनाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शोध की प्रामाणिकता को बढ़ाना। तो भाई अभिलेख के स्रोतों का उपयोग करके जो हमारा रिसर्च है उसको और ज्यादा प्रामाणिक बनाया जा सकता है, जिससे कि रिसर्चर अपने तर्कों को मजबूत कर सकता है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सिटेशन के रूप में उपयोग करना हमारा इसका ही एक उदाहरण है। तो ये हमारी वैज्ञानिक अध्ययन को और ज्यादा विश्वसनीय भी बनाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राजनीति विज्ञान में अभिलेख के विधि की उपयोगिता देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो भाई सबसे पहले आलोचना ये की जाती है कि ये सीमित जानकारी देता है, यानी कि ये केवल वही जानकारी देते हैं जो कि रिकॉर्ड में पहले से ही होती है। तो कई जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वे डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं होती। तो कुछ राजनीतिक निर्णयों की जो अनऑफिशियल डिस्कशन रिकॉर्ड्स है वे हमारे उपलब्ध नहीं होते। तो अभिलेख का अध्ययन कई बार अधूरा हो सकता है। सेकंड आलोचना है पक्षपात की संभावना। तो भाई कई सरकारी या ऐतिहासिक दस्तावेजों में पक्षपात हो सकता है। तो इसीलिए जो तथ्य है वो हमेशा निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप देखें किसी सरकार की जो रिपोर्ट्स है वो अपने पक्ष को अधिक पॉजिटिव दिखाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में जो पक्षपात की संभावना है वो बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अद्यतन जानकारी का अभाव। तो भाई अभिलेख के जो डेटा है वो कई बार पुराना होता है, जिससे कि जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है उनको हम समझ नहीं पाते। जैसे कि आप देखें पुराने सेन्यूस डेटा से वर्तमान पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से समझना कठिन हो सकता है, यानी कि पुराना डेटा वर्तमान स्थिति को सीमित कर देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्याख्या की कठिनाई को लेकर। तो भाई पुराने दस्तावेजों की जो भाषा और संदर्भ है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो गलत इंटरप्रिटेशन से जो गलत कंक्लूजन है वो भी आ सकता है, यानी कि प्राचीन राजनीतिक दस्तावेजों की भाषा समझने में भी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो सही व्याख्या के लिए विशेषज्ञ ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आलोचनात्मक मूल्यांकन समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंक्लूजन में कि जो अभिलेख का अनुसंधान था वो हमारे एक ऐतिहासिक घटनाएं, नीतियां और प्रशासनिक प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जैसे कि सीमित जानकारी, पक्षपात। लेकिन उस सभी के बावजूद भी ये विश्वसनीय और उपयोगी शोध पद्धति मानी जाती है। तो इसी वजह से आर्टिकल रिसर्च को राजनीति विज्ञान अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए दी गई है, यानी कि हमें 3 टॉपिक दे दिए गए हैं जिन पर कि हमें टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे राजनीतिक जांच में निष्पक्षता को लेकर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो भाई राजनीतिक जांच में जो निष्पक्षता है इसका अर्थ होता है रिसर्चर बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात या भावनात्मक प्रभाव के अध्ययन करे। तो इससे जो हमारे तथ्य और प्रमाण है उनके सही रिजल्ट निकलते हैं। जैसे कि आप देखें अगर कोई रिसर्चर चुनाव परिणामों का अध्ययन करे तो उसे अपनी पसंदीदा पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक डेटा के आधार पर एनालिसिस करना चाहिए, यानी कि जो निष्पक्षता है वो हमारे शोध को और ज्यादा विश्वसनीय भी बनाती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो भाई निष्पक्ष अध्ययन जो है वो हमारे राजनीतिक विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। तो इसमें तथ्य, अवलोकन और रिजल्ट पर जोर दिया जाता है। जैसे कि आप देखें सर्वे और स्टैटिकल डेटा के आधार पर जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण निष्पक्ष अनुसंधान का एक आधार भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, तो भाई निष्पक्षता से ही जो हमारी शोध की प्रामाणिकता है वो बढ़ती है, जिससे कि जो हमारा रिजल्ट है वो अधिक स्वीकार्य बनता है।
जैसे कि आप देखें नेचुरल इलेक्शन सर्वे लोगों में अधिक भरोसा पैदा करते हैं, यानी कि निष्पक्षता ही हमारे रिसर्च की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। अगर हम बात करें इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो भाई चुनौतियां ये है कि हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो कई बार रिसर्चर के विचार, उनके आइडियोलॉजी ये हमारे अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, अगर रिसर्चर किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो तो कंक्लूजन जो हो सकता है वो हमारा पक्षपात हो सकता है, यानी कि पूर्ण निष्पक्षता प्राप्त करना कठिन होता है। अगर हम बात करें इसके समाधान यानी कि आवश्यकता की, तो भाई राजनीतिक अनुसंधान को वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाने के लिए जो निष्पक्षता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी मानी जाती है, यानी कि पॉलिसी एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी जरूरी होती है। तो जो निष्पक्षता है वो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। तो इससे हमारे जो पूर्वाग्रह वे भी कम होते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राजनीतिक जांच में निष्पक्षता को समझा। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है संदर्भ शैली। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो संदर्भ शैली है वे आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो संदर्भ शैली है वो एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से रिसर्चर अपने उपयोग गए सोर्सेज को व्यवस्थित करता है। तो ये हमारे एक एकेडमिक राइटिंग का आधार होता है। जैसे कि आप देखें बुक्स और जर्नल्स का जो सिटेशन देना है वो हमारा रेफरेंसिंग कहलाता है। तो संदर्भ शैली हमारे शोध को भी व्यवस्थित करती है। अगर हम इसके प्रकार के बारे में बात करें, टाइप्स के बारे में, तो भाई इसमें हमारे एपीए, एमएलए और शिकागो इन 3 प्रकार की जो शैली है वे शामिल होती है। तो इनका जो उपयोग है वो अलग अलग विषयों में भी किया जाता है। जैसे कि आप देखें सोशल साइंस में एपीए स्टाइल अधिक उपयोग होता है। तो विभिन्न विषयों में अलग रेफरेंसिंग स्टाइल उपयोग किया जाता है, उसी को ही हम कहते हैं संदर्भ शैली। अगर इनके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, तो भाई जो संदर्भ शैली होती है वो हमारी शोध की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को भी दिखाती है। तो ये हमारी साहित्यिक चोरी को रोकती है। जैसे कि आप देखें सिटेशन देने से जो रीडर्स है वो जानकारी को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि रिफरेंसिंग रिसर्च को नैतिक और विश्वसनीय बनाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शैक्षणिक उपयोग को लेकर। तो भाई यही हमारे रिसर्चर को अपने सोर्सेस स्पष्ट करने में मदद करती है, साथ ही रीडर्स को जो जानकारी है उसको स्थापित करने का अवसर भी देती है। यानी कि रिसर्च पेपर में बिब्लियोग्राफी देना हमारा इसका ही एक एग्जाम्पल है। तो संदर्भ शैली हमारी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को भी बढ़ाती है। अगर इसकी आवश्यकता की बात करें, तो भाई जो सही संदर्भ शैली होगी वही हमारे शोध कार्य को व्यवस्थित और पेशेवर बनाएगी। तो इससे जो हमारी एकेडमिक क्वालिटी है यानी कि जो अकादमिक गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। तो जैसे कि आप देखिए इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रॉपर सिटेशन फॉर्मेट आवश्यक होता है। तो सही रेफरेंसिंग एकेडमिक क्वालिटी को भी बढ़ाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संदर्भ शैली को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है तथ्य और मूल्य पर बहस को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तथ्य के बारे में। तो तथ्य भाई हमारे वे वस्तुनिष्ठ और प्रमाणित जानकारी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, यानी कि हमारी वास्तविकता पर आधारित होते हैं। जैसे कि आप देखें भारत में मतदान प्रतिशत 67% है, तो ये हमारे एक तथ्य है। तो तथ्य वस्तुनिष्ठ और प्रमाणित होते हैं। लेकिन जो हमारे मूल्य होते हैं ये हमारे वे नैतिक और सामाजिक मानदंड होते हैं जो कि तय करे जाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे कि आप देखिए लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, तो ये हमारे एक मूल्य आधारित कथन है, यानी कि जो मूल्य है वे नैतिक और वैचारिक धारणाओं पर आधारित होते हैं। तो इनके बीच में क्या बहस है, तो भाई बहस इस बात पर है कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें केवल तथ्य महत्वपूर्ण है या मूल्यों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। तो भाई कुछ जो स्कॉलर्स है वे केवल साइंटिफिक फैक्ट्स पर जोर देते हैं, यानी कि तथ्य और मूल्य दोनों के पर जो महत्व है उन पर बहस लगातार उनकी जो डिबेटी है उनकी जो विषय की प्रकृति है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न होता रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण को लेकर। तो भाई कुछ विद्वानों का मानना है कि केवल तथ्यों पर आधारित हमारा पॉलिटिक्स होना चाहिए ताकि वो वैज्ञानिक बन सके। तो ये जो दृष्टिकोण है ये हमारी वस्तुनिष्ठता पर जोर देता है। जैसे कि आप देखें बिहेवियरल स्टडीज में स्टैटिकल डेटा का उपयोग करना इसका ही एक उदाहरण है। तो बिहेवियरलिज्म फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है आलोचना का, क्रिटिज्म का।
तो भाई दूसरे विद्वानों के अनुसार जो राजनीति है उसको मूल्य से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो राजनीति है वो नैतिक निर्णयों से जुड़ी होती है। जैसे कि आप देखिए ह्यूमन राइट्स और जस्टिस जैसे जो मुद्दे हैं वे हमारे मोरल वैल्यूज से जुड़े होते हैं, यानी कि राजनीति में फैक्ट्स और वैल्यूज दोनों ही जरूरी होती है। तो अगर हम बात करें इनके संतुलन के बारे में, तो भाई आज के समय में दोनों का जो संतुलन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके संतुलन से जो हमारा अध्ययन है वो और ज्यादा वास्तविक बनता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने तथ्य और मूल्य पर बहस समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो निष्पक्षता है, जो संदर्भ शैली है, जो तथ्य मूल्य की बहस है, ये सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे शोध को वैज्ञानिक, विश्वसनीय और व्यवस्थित बनाते हैं। तो इसी कारण से आधुनिक राजनीतिक अनुसंधान में इनका विशेष महत्व भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के। तो आई होप आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और आपने इन्हें अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। तो भाई ये थे हमारे रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे जो लेक्चर है वे फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट परचेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स भी बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिवे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।